बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के केपी एमडी कैट के पोर्शन के पहले चैप्टर रेस्ट एंड मोशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और ये चैप्टर जो है आपके बेसिक कंसेप्ट्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इस चैप्टर के कंसेप्ट्स जो है थ्रू आउट द फिज़िक्स यूज़ होते हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो विद इन 2 to 3 मिनट्स जो है हम चैप्टर का आगाज़ करेंगे। तब तक ये वीडियो जितने ग्रुप्स में आप शेयर कर सकें तो इसे शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी हमारे साथ ज्वाइन हो सकें। तो इस चैप्टर्स के टॉपिक्स भी जो है वो मतलब ज़्यादा हैं, और ये चैप्टर तकरीबन पीएमडीटीसी के सिलेबस में तकरीबन कम्प्लीटली इंक्लूड है। तो तकरीबन सारा चैप्टर जो है वो हमने स्टार्ट से लेकर एंड तक डिस्कस करना होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, लेक्चर का आगाज़ करते हैं। और आपके साथ रेस्ट एंड मोशन के टॉपिक में सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्टेट ऑफ द बॉडी पे। तो आपके साथ जो है स्टूडेंट्स 3 स्टेट्स हो सकते हैं बॉडी के। रेस्ट हो सकता है, या यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है, या आपके साथ एक्सेलरेटेड मोशन हो सकता है। रेस्ट स्टूडेंट्स एक ऐसा स्टेट है जिसमें आपके साथ इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, चेंज इन वेलोसिटी 0 होती है, फोर्स 0 होता है और एक्सेलरेशन भी 0 होती है। जबकि यूनिफॉर्म मोशन ऐसा स्टेट है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी x होगी, फाइनल भी x होगी, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो चेंज इन वेलोसिटी उसमें भी 0 होगी, एक्सेलरेशन उसमें भी 0 होगी, फोर्स उसमें भी 0 होगा। और एक्सेलरेटेड मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम नहीं होंगे, और ये ड्यू टू मैग्नीट्यूड भी हो सकता है और ड्यू टू डायरेक्शन भी हो सकती है। और आपके साथ अगर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम नहीं है तो चेंज इन वेलोसिटी भी 0 नहीं होगा। चेंज इन वेलोसिटी 0 नहीं होगा तो वेलोसिटी को चेंज करना तो एक्सेलरेशन का काम है, तो फिर एक्सेलरेशन भी 0 नहीं होगा। और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना फोर्स का काम है, तो फिर फोर्स भी आपके साथ 0 नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, इन 3 स्टेट्स में अगर आप देखें तो 2 स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें फोर्स की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब आपके साथ रेस्ट जो है उसमें फोर्स की ज़रूरत नहीं है, ना ही यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए फोर्स की ज़रूरत है, लेकिन एक्सेलरेटेड मोशन को करने के लिए आपने यहाँ देखा कि फोर्स की ज़रूरत मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, एक स्टेट ऐसा है जिसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें फोर्स चाहिए होती है, और वो एक्सेलरेटेड मोशन है। और यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट को कंटिन्यू करने के लिए हमें कोई जो है फोर्स की ज़रूरत नहीं होती। स्टूडेंट्स, अब जो है हम आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की तरफ। डिस्टेंस को डिफाइन किया जाता है कि द एक्चुअल पाथ फॉलोवर्ड बाय द मूविंग बॉडी, जबकि डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया जाता है कि ये डिस्टेंस ही है, लेकिन ये वो डिस्टेंस है जिसमें 2 एक्स्ट्रा क्वालिटीज मौजूद हो। एक तो ये डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट हो, और दूसरा ये डिस्टेंस आपके साथ डायरेक्टेड भी हो। मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट आपके साथ एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज आपके साथ एक पॉइंट ए है और दूसरा आपके साथ पॉइंट बी है। तो लेट्स सपोज एक बॉडी इस रास्ते से पॉइंट बी की तरफ आई, तो उसने अपना एक डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। एक दूसरी बॉडी इस रास्ते से पॉइंट बी की तरफ आई, तो उसके रास्ते के लिहाज से उसने अपना एक डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। और एक तीसरी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट आई, उसने अपना एक डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। तो इस हर एक को स्टूडेंट्स हम डिस्टेंस कह सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस इज व्हाट? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ फॉलोवर्ड बाय द मूविंग बॉडी। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि 2 पॉइंट्स के दरमियान हजारों रास्ते हो सकते हैं, तो इसीलिए 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंसेस भी हजारों हो सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, शॉर्टेस्ट रास्ता तो हमेशा एक होता है, तो इसलिए 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये हमेशा एक ही होगा। स्टूडेंट्स, इन तीनों में जो है अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इस d3 के साथ अगर आप डायरेक्शन लगा दें, ठीक है, अगर आप d3 के साथ क्या लगा दें? डायरेक्शन लगा दें, तो फिर आपको जो है, फिर आप इसको क्या कह सकते हैं? फिर आप इसको डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क हो गया। डिस्टेंस जो है ये आपके साथ एक्चुअल पाथ है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है ये आपके साथ क्या है? ये भी डिस्टेंस है, लेकिन विद 2 क्वालिटीज कि वो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट भी होना चाहिए और वो डिस्टेंस आपके साथ डायरेक्टेड भी होना चाहिए। स्टूडेंट्स, विद इन द लेक्चर जब भी आपको जो है किसी बात में मसला हो तो वो कमेंट्स में बता दिया करें, हम उसी वक्त पर एक्सप्लेन कर दिया करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ी सी डिफरेंसेस जो है वो आप देख लें। डिस्टेंस आपके साथ स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट आपके साथ वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए 2 पॉइंट्स भी जरूरी है और रास्ता भी जरूरी है, क्योंकि डिस्टेंस की डिफिनीशन ही यही है कि इट इज द एक्चुअल पाथ। ठीक है, तो डिस्टेंस तभी पता चलेगा जब हमें 2 पॉइंट्स का भी पता होगा, इनिशियल और फाइनल, और साथ में हमें रास्ते का भी पता होगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट के लिए स्टूडेंट्स बॉडी के एक्चुअल पाथ का पता होना जरूरी नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपके साथ एक्चुअल पाथ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट आपके साथ शॉर्टेस्ट पाथ है। तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 2 पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, जबकि डिस्टेंस के लिए पॉइंट्स और रास्ता दोनों का होना जरूरी होता है। स्टूडेंट्स, अगर इस कंसेप्ट को आप जरा स्टेट वेरिएबल और पाथ वेरिएबल के साथ लिंक करें, जो आप नॉर्मली थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं, कुछ वेरिएबल्स स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, कुछ पाथ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, और कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो रास्ते पर डिपेंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस डिस्टेंस में आपने देखा ये रास्ते पर डिपेंड करता है, तो ये स्टेट वेरिएबल भी है लेकिन साथ में पाथ वेरिएबल भी है। लेकिन स्टूडेंट्स, आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कह सकते हैं? ऑनली स्टेट डिपेंडेंट कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने कहा
कि दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंसेस जो है वो तो आपके साथ बहुत हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट्स के दरमियान सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगी, ये भी आपके साथ एक डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, अब हम डिफरेंट सिचुएशंस लेते हैं और उसमें देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आती है। तो ये आपके साथ सिचुएशन नंबर 1 है, बॉडी जो है ये पॉइंट ए से मूव हुई है पॉइंट बी तक। तो हमने ये फाइंड करना है कि इसमें आपके साथ डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस जो होता है ये एक्चुअल पाथ होता है। तो आपके साथ जो है इस डायग्राम नंबर 1 में आप देखें तो सिंपली आप बता पाएंगे कि एक्चुअल पाथ जो बॉडी ने कवर किया है वो है 2 + 10 + 2, तो वो आपके साथ एक्चुअल पाथ जो कवर किया है ये 14 मीटर्स है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट तो स्टूडेंट्स एक्चुअल पाथ नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट तो आपके साथ स्टार्ट से एंड तक शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो अगर ये स्टार्ट से एंड तक शॉर्टेस्ट पाथ में ड्रॉ करूं तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये रेक्टेंगल की वजह से आप इसकी वैल्यू क्या लिख लेंगे, 10 मीटर्स लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। स्टूडेंट्स, इस दूसरे डायग्राम को देख लें, आपके साथ एक सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल है, और ये एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस आपके साथ क्या होता है, इसका रेडियस 5 मीटर्स है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि फुल सर्कल में जो डिस्टेंस कवर होती है वो 2 पाई आर होती है, तो हाफ सर्कल में जो डिस्टेंस कवर होगी वो पाई आर होगी। अच्छा, तो डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ है, जब डिस्टेंस एक्चुअल पाथ है तो आपके साथ जो है वो कितना डिस्टेंस कवर होगा, पाई आर, लेकिन आर की वैल्यू तो 5 है, तो डिस्टेंस आपके साथ कितना कवर हो जाएगा, 5 पाई डिस्टेंस कवर हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो आपके साथ क्या होता है, वो तो एक्चुअल पाथ नहीं होता, वो तो स्टार्ट से लेकर एंड तक शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हो जाएगा। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो होगा, अगर आप डायग्राम पे कंसंट्रेट करें तो आपको पता चल जाएगा कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायमीटर है, और डायमीटर तो 2 टाइम्स रेडियस के इक्वल होता है, तो 2 टाइम्स रेडियस के इक्वल जब डायमीटर होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपके साथ 10 मीटर्स हो जाएगी। तो डिस्टेंस आपके साथ जो है उसकी वैल्यू क्या आई, 5 पाई मीटर्स, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आई, वो आपके साथ 10 मीटर्स आई। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डायग्राम को देखें, और नेक्स्ट डायग्राम में आपके साथ बॉडी ने फुल साइकिल जो है वो कंप्लीट कर लिया है, और बॉडी स्टार्ट पॉइंट ए से स्टार्ट हुई है और पॉइंट ए तक वापस आ गई है। तो डिस्टेंस तो जो एक्चुअल पाथ होगा ये तो इसका जो है फुल सरकमफेरेंस हो जाएगा, तो डिस्टेंस तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर। अब 2 पाई आर जो है वो आपके साथ आर की वैल्यू 10 है, तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 10 पाई मीटर्स, ठीक है। आर की वैल्यू 5 है तो 2 आर से 10 आ जाएगा और साथ में पाई भी आ जाएगा। और स्टूडेंट्स, इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो आपने देखा कि स्टार्ट और एंड पॉइंट जो है वो एक ही पॉइंट पे आके कोइंसाइड हो गए हैं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट आपके साथ क्या हो जाएगा, 0 मीटर्स हो जाएगा। नेक्स्ट आप डायग्राम को देखें, ये जो आपके साथ डायग्राम है ये क्वार्टर सर्कल है। स्टूडेंट्स, आपके साथ फुल सर्कल में कितना फासला कवर होता है, 2 पाई आर का। अब हाफ सर्कल में कितना फासला कवर होगा, पाई आर का। तो क्वार्टर सर्कल में कितना फासला कवर होगा, पाई आर बाई 2 का, ठीक है। तो इसमें जो आपके साथ ये डिस्टेंस है, जो एक्चुअल पाथ है, जो एक्चुअल पाथ क्या होगा वो तो आपके साथ आ जाएगा 5 पाई बाई 2 मीटर्स, ठीक है। और स्टूडेंट्स, इस केस में डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट आपके साथ शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, या फ्रॉम ए टू बी। तो स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इस शॉर्टेस्ट पाथ को, तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि अगर हम इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल में इस डायग्राम को कन्वर्ट कर दें, तो इसका ये बेस बी रेडियस है जिसकी वैल्यू 5 होगी, इसका परपेंडिकुलर बी रेडियस है जिसकी वैल्यू 5 होगी। तो आपके साथ बेस और परपेंडिकुलर मौजूद है और आपने हाइपोटेन्यूज को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, आप क्या कर सकते हैं, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और इस पे अंडर रूट ले सकते हैं, तो ये आपके साथ 2 टाइम्स 5 स्क्वायर हो जाएगा, या इसको सॉल्व करने से आपके साथ आ जाएगा 5/√2 मीटर्स, ठीक है। तो ये केस भी हो गया। अच्छा, ये अब एक दूसरा आपके साथ बॉडी ए से लेकर बी तक गई है और लेट्स सपोज ये 10 मीटर्स है। तो स्टूडेंट्स, इस केस में तो एक्चुअल पाथ और शॉर्टेस्ट पाथ दोनों सेम ही है, तो इसमें एक्चुअल पाथ भी 10 मीटर्स होगा और शॉर्टेस्ट पाथ भी क्या होगा, वो भी 10 मीटर्स होगा। तो ये स्टूडेंट्स, हमने कुछ डायग्राम्स के लिहाज से कुछ बातें कर ली, और कुछ और भी इसके साथ जो है डायग्राम्स के लिहाज से कुछ और केसेस डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये आपके साथ एक सिंपल पेंडुलम है और आपसे कहा गया है कि ये सिंपल पेंडुलम क्या कर ले, ये हाफ रोटेशन कर ले। मतलब आपके साथ ये सिंपल पेंडुलम अपने मीन पोजीशन से चला जाए कहाँ तक, ये चला जाए एक्सट्रीम तक, और एक्सट्रीम से वापस आ जाए मीन तक। तो ये कवर कर लेगा क्या, हाफ रोटेशन ये कवर कर लेगा। तो जब ये हाफ रोटेशन कवर कर लेगा तो आपसे अगर पूछा जाए कि डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस जो होगा वो तो 2 टाइम्स एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा स्टूडेंट्स, वो 0 हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि फुल साइकिल हो गया है, तो फुल साइकिल का मतलब ये है कि ये बॉडी हाफ साइकिल के बाद दूसरे एक्सट्रीम तक चली गई और दूसरे एक्सट्रीम से फिर वापस आई, तो फुल साइकिल में डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, ये 4 टाइम्स x0 के इक्वल हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट दोबारा किसके इक्वल हो जाएगी, वो 0 के इक्वल हो जाएगी। स्टूडेंट्स, अगर इस केस में लेट्स सपोज आप सोचें कि डायग्राम की इनिशियल पोजीशन ये होती, ठीक है, ये सिंपल पेंडुलम इनिशियली मीन पोजीशन पे ना होता बल्कि एक्सट्रीम पोजीशन पे होता, और अब आपसे पूछते कि हाफ पोजीशन के बाद क्या सिचुएशन होगी, हाफ रोटेशन के बाद, तो स्टूडेंट्स, इस केस में तो हाफ रोटेशन के बाद ये बॉडी एक एक्सट्रीम से कहाँ चली जाती, दूसरे एक्सट्रीम तक। तो फिर तो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस भी क्या होता, 2 टाइम्स x0 होता, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता, वो भी आपके साथ 2 टाइम्स x0 होता। अच्छा, अगर आपसे ये कहते हैं कि बॉडी की लेट्स सपोज एक दूसरी सिचुएशन भी पढ़ लें, लेट्स सपोज आपसे कहते हैं कि बॉडी की पोजीशन जो है वो एक्सट्रीम पर है और कितनी डिस्प्लेसमेंट हो गई है, 3 क्वार्टर्स कवर हो गए हैं। 3 क्वार्टर्स का मतलब ये है कि बॉडी एक्सट्रीम से मीन तक आई एक क्वार्टर, फिर मीन से दूसरे एक्सट्रीम तक गई दूसरा क्वार्टर, और फिर उस दूसरे एक्सट्रीम से वापस मीन तक आई तीसरा क्वार्टर। तो इसमें क्या सिचुएशन होगी, इसमें स्टूडेंट्स, डिस्टेंस जो होगी ये 3 टाइम्स x0 होगी और डिस्प्लेसमेंट जो होगी ये आपके साथ सिंपल x0 हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस में
डिस्टेंस फाइंड करना और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना, इस पे आपके क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। स्टूडेंट्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ और बातें भी याद रखें, और ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। सबसे पहला पॉइंट तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस के बारे में ये याद रखें कि अगर एक बॉडी मोशन में हो, अगर आपके साथ एक बॉडी जो है वो मूव कर रही हो, तो स्टूडेंट्स मूविंग बॉडी का डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता। जब एक बॉडी मूव करती है तो उसका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। मूविंग बॉडी का डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, चाहे वो उसी अपने पॉइंट तक दोबारा भी आ जाए, मूविंग बॉडी का डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। लेकिन स्टूडेंट्स मूविंग बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप देखें तो वो जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है। जीरो वो किस केस में होगा स्टूडेंट? जीरो वो उस केस में होगा जब बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, मतलब वो एक क्लोज पाथ कवर कर लेगी, तो फिर उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। अदरवाइज अगर बॉडी क्लोज पाथ कवर नहीं करती और अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आती, तो फिर स्टूडेंट्स आपके साथ डिस्प्लेसमेंट भी नॉन जीरो होगी। तो आपके साथ डिस्टेंस जो मूविंग बॉडी का है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मूविंग बॉडी की आपके साथ जीरो भी हो सकती है और नॉन जीरो भी हो सकती है। स्टूडेंट्स ये जो हमने जितने एग्जांपल्स पढ़े डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, इन पूरे एग्जांपल्स को आप गौर से देखें तो आपको एक बात क्लियर हो जाएगी कि डिस्टेंस जो होता है ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से या तो ग्रेटर होता है और या स्पेसिफिक केस में उसके इक्वल हो सकता है। और स्टूडेंट्स यहाँ से दो रेशोज हमेशा याद रखें कि जब भी आप डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट पे डिवाइड करेंगे तो आपके जो रेशो का आंसर होगा वो 1 और ग्रेटर देन 1 होगा, और जब भी आप डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस पे डिवाइड करेंगे तो आपके रेशो का जो आंसर होगा वो 1 या लेस देन 1 होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एमसीक्यू हम कर लेते हैं। लेट्स सपोज आपके साथ इस तरह की सिचुएशन है कि आपसे कहा गया है कि एक रोटेटिंग बॉडी है और उस रोटेटिंग बॉडी ने एक सर्कल कवर किया और एक सर्कल कवर करने के बाद उसने आधा सर्कल फिर कवर कर लिया, मतलब उसने 1.5 सर्कल कवर कर लिया। और आप 1.5 सर्कल के लिए क्या करें? डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का रेशो लें। फॉर 1.5 सर्कल आप डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का रेशो लें। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि एक सर्कल का जो फासला होता है ये 2 पाई आर होता है, तो 1.5 सर्कल का जो फासला होगा ये 3 पाई आर होगा। तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस तो आपके साथ क्या हो जाएगी? 3 पाई आर, और 1.5 सर्कल में डिस्प्लेसमेंट अगर हम ड्रॉ करें तो ये डिस्प्लेसमेंट डायमीटर के इक्वल आता है, और डायमीटर का फॉर्मूला 2r होता है। तो स्टूडेंट्स आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे गिवन डेटा के मुताबिक डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशो जो है इसका आंसर क्या आया है? 3 पाई बाई 2 आंसर आया है। स्टूडेंट्स ये कुछ बातें हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस कर ली। अब स्टूडेंट्स आते हैं स्पीड की तरफ। ये टॉपिक भी इंतहाई ज़रूरी है एमडी कैट के लिहाज से, और खास तौर पे इसमें एमडी कैट के लिहाज से कुछ खास क्वेश्चंस आते हैं और उनमें हमसे जो है वो एवरेज स्पीड का पूछा जाता है। तो उस एवरेज स्पीड के लिए हमने कुछ जो है वो शॉर्टकट्स निकाले हुए हैं और वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट्स स्पीड क्या है? ये डिस्टेंस बाय टाइम है, और ये हमें बताता है कि कौन सी बॉडी फास्ट मोशन में होती है और कौन सी बॉडी आपके साथ स्लो मोशन में होती है, और इसका यूनिट जो है वो मीटर्स पर सेकंड है। स्टूडेंट स्पीड की कैटेगरीज हैं यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड को हम डिफाइन कर सकते हैं इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम, वेरिएबल स्पीड को हम डिफाइन कर सकते हैं अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम, एवरेज स्पीड को हम डिफाइन कर सकते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्टेंस बाय टाइम फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स इसमें जैसे मैंने आपसे कहा कि अक्सर औकात हमारे क्वेश्चंस जो आते हैं वो एवरेज स्पीड पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके साथ डिफरेंट सिचुएशंस हैं, हमने डिफरेंट शॉर्टकट्स निकाले हुए हैं एवरेज स्पीड के मुताबिक। एक बात तो सबसे पहले जहन में रख लें कि ये जो आपके साथ एवरेज स्पीड है जिसका जनरल फार्मूला क्या है? जिसका जनरल फार्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये जो फार्मूला है स्टूडेंट्स एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये फार्मूला आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। ये फार्मूला हमेशा आपको क्या देगा? ये फार्मूला आपको हमेशा करेक्ट रिजल्ट देगा, क्योंकि ये एवरेज स्पीड का सबसे बेसिक फार्मूला है। लेकिन इस फार्मूला को यूज करने के लिए कभी कभार क्या होता है कि डेटा को देखते हुए आपके साथ इस फार्मूला पे बहुत टाइम लगता है हमारा, तो इसलिए हमने ऑलरेडी जो है कुछ शॉर्टकट्स निकाले हैं। ये शॉर्टकट्स उन क्वेश्चंस के लिए हैं जो क्वेश्चंस बार बार एमडी कैट में देखे गए हैं, तो इसलिए हमने उनके लिए पहले से ही शॉर्टकट निकाल लिए हैं। लेकिन स्टूडेंट्स हम अक्सर शॉर्टकट को तो याद रखते हैं लेकिन उनकी कंडीशंस जो हैं वो हमसे भूल जाती हैं। तो शॉर्टकट्स को हमेशा कंडीशंस को देखने के बाद ही अप्लाई किया जाता है। तो स्टूडेंट्स अगर आपके साथ एमसीक्यू में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको दो डिस्टेंसेस गिवन हो और दो टाइम्स गिवन हो, ठीक है, मतलब लेट्स सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन रीड करके देता हूं कि इफ अ बॉडी कवर्स 100 मीटर्स इन 4 सेकंड्स एंड देन इट कवर्स 200 मीटर्स इन 6 सेकंड्स, ठीक है, तो दो मुख्तलिफ डिस्टेंसेस भी गिवन है और दो मुख्तलिफ टाइम्स भी गिवन है, ठीक है। तो पहला क्या है? 100 मीटर्स इन 4 सेकंड्स और फिर 200 मीटर्स इन 6 सेकंड्स, और मालूम क्या करना है? एवरेज स्पीड। तो स्टूडेंट्स इस केस में एवरेज स्पीड का जो फार्मूला है वो आपने क्या यूज करना है? वो आपने यूज करना है d1 + d2 डिवाइडेड बाय t1 + t2, मतलब आपने दोनों डिस्टेंसेस को भी ऐड करके टोटल डिस्टेंस मालूम कर लिया और फिर दोनों टाइम्स को ऐड करके आपने टोटल टाइम मालूम कर लिया, ठीक है। दूसरा शॉर्टकट स्टूडेंट्स, जब आपको दो मुख्तलिफ स्पीड्स और दो मुख्तलिफ टाइम्स गिवन हो, जैसे कि मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि इफ अ बॉडी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स, ठीक है, मतलब 60 किलोमीटर पर आवर पहले घंटे के लिए और 30 किलोमीटर पर आवर बाकी के 2 घंटों के लिए। तो इस केस में एवरेज स्पीड कैसे फाइंड होगी? जब आपको दो स्पीड्स और दो टाइम्स गिवन हो तो फिर एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करनी है? स्टूडेंट्स फिर एवरेज स्पीड का फार्मूला आपके साथ ये होगा v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2,
ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आपने ये फार्मूला यूज करना है v1t1 प्लस v2t2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस t1 प्लस t2। ठीक है, तीसरा शॉर्टकट स्टूडेंट्स, जब आपको एक ऐसी सिचुएशन हो कि आपको कहा जाए कि दो स्पीड्स हैं लेकिन डिस्टेंसेस सेम हो और उनका टाइम क्या हो वो डिफरेंट हो। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको इसके बारे में एक क्वेश्चन बताता हूं कि इफ अ बॉडी कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद 10 मीटर्स पर सेकंड एंड द नेक्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद 20 मीटर्स पर सेकंड, मतलब डिस्टेंस का जो पहला हाफ है और डिस्टेंस का जो दूसरा हाफ है, उन दोनों की डिस्टेंसेस तो सेम होंगी ना, लेकिन पहले हाफ में स्पीड जो थी वो 10 थी और दूसरे हाफ में स्पीड जो थी वो 20 थी। तो यकीनी बात है कि पहला हाफ जल्दी टाइम में कवर हुआ होगा और दूसरा हाफ ज्यादा टाइम में कवर जो है हुआ होगा। तो मतलब ये होगा कि दोनों के क्या डिफरेंट होंगे, दोनों के टाइम डिफरेंट होंगे। तो स्टूडेंट्स, जब आपके साथ डिस्टेंस सेम हो और टाइम डिफरेंट हो तो उस वक्त जो एवरेज स्पीड होती है उसको स्टूडेंट्स हम मैथ्स में हार्मोनिक मीन कहते हैं, और हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ठीक है, फिर आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। और चौथा शॉर्टकट स्टूडेंट्स, जब ऐसी सिचुएशन हो कि टाइम आपके साथ सेम हो लेकिन डिस्टेंस डिफरेंट हो। ठीक है, मतलब मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं कि अ बॉडी जो है, कैसा एग्जांपल हम इसमें बना सकते हैं। अच्छा, अ बॉडी इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर्स पर सेकंड फॉर 1 आवर एंड विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर्स पर सेकंड फॉर द नेक्स्ट आवर। तो अब यहाँ टाइम दोनों का क्या है, सेम है। पहले केस में भी टाइम 1 आवर है और दूसरे केस में भी टाइम कितना है, 1 आवर है, और दोनों में स्पीड डिफरेंट है। तो अगर स्पीड डिफरेंट है तो फिर यकीनी बात है कि दोनों की डिस्टेंस भी क्या होगी, वो भी डिफरेंट होगी। स्टूडेंट्स, इस सिचुएशन में आपने क्या करना है, इस सिचुएशन में हमने अर्थमेटिक मीन पुट करना है, और अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमने शॉर्टकट्स पढ़े हैं ये बहुत जरूरी शॉर्टकट्स हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। ठीक है, अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स वेलोसिटी की तरफ। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डिफिनीशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, और इसका यूनिट भी आपके साथ जो है वो मीटर्स पर सेकंड है। वेलोसिटी को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। स्टूडेंट्स, वेलोसिटी कांस्टेंट तब होगी, लेट्स सपोज अगर मैं कह दूं कि दो वेलोसिटीज हैं v1 और v2, और ये दोनों वेलोसिटीज क्या है, कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है। तो स्टूडेंट्स, वेलोसिटी कांस्टेंट तब होती है जब उनके मैग्नीट्यूड्स भी सेम हो और उनकी डायरेक्शंस भी क्या हो, सेम हो। मतलब ना तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में फर्क आए और ना ही वेलोसिटी की डायरेक्शन में फर्क आए, तो तभी हम कह सकते हैं कि अब वेलोसिटी क्या होगी, अब आपके साथ वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आपके साथ मैग्नीट्यूड में फर्क आ गया या आपके साथ जो है डायरेक्शन में फर्क आ गया या फिर आपके साथ दोनों में जो है वो फर्क आ गया, तो फिर स्टूडेंट्स हम वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं कहेंगे, फिर हम वेलोसिटी को वेरिएबल कहेंगे। मतलब अगर आपके साथ दो वेलोसिटीज के किस में फर्क हो, मैग्नीट्यूड में, या दो वेलोसिटीज के किस में फर्क हो, डायरेक्शन में, और या आपके साथ दोनों में फर्क हो, बोथ में फर्क हो, तो फिर इन सब सिचुएशंस को हम क्या कहते हैं, इन सब सिचुएशंस को हम वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको इन तीनों की मिसालें देता हूं। फॉर एग्जांपल, आप कंसीडर करें कि ये दो वेलोसिटीज हैं, तो क्या ये इक्वल है? नहीं, ये इक्वल नहीं है। लेकिन व्हाट इज द रीजन ऑफ इनइक्वालिटी? तो स्टूडेंट्स, द रीजन ऑफ इनइक्वालिटी इज मैग्नीट्यूड। अच्छा, दूसरा केस देखें, ये वेलोसिटी देखें और ये वेलोसिटी देखें। स्टूडेंट्स, क्या ये वेलोसिटीज इक्वल है? नहीं, ये भी इक्वल नहीं है। लेकिन इसमें रीजन ऑफ इनइक्वालिटी मैग्नीट्यूड नहीं है, इसमें रीजन ऑफ इनइक्वालिटी डायरेक्शन है। और ये तीसरी सिचुएशन देखें, ये वेलोसिटी देखें और ये वेलोसिटी देखें, ये भी इक्वल नहीं है, लेकिन इसमें रीजन क्या है? इसमें रीजन मैग्नीट्यूड भी है और साथ में डायरेक्शन भी है। स्टूडेंट्स, एक बात जो है वो बहुत जरूरी है कि अगर हम बॉडी को अपनी मर्जी से छोड़ दें, अगर हम बॉडी को अलाउ करें कि वो अपनी मर्जी करे, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी को प्रेफर करेगी या वो वेरिएबल वेलोसिटी को प्रेफर करेगी। तो याद रखिए ये बात कि बॉडी की जो अपनी मर्जी है वो ये होती है कि मेरी वेलोसिटी कभी भी चेंज ना हो, चाहे उसकी वेलोसिटी जीरो हो तो वो भी चेंज ना हो, चाहे उसकी वेलोसिटी नॉन जीरो हो तो वो भी चेंज ना हो। तो इसमें ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी है स्टूडेंट्स, ये बॉडी की चॉइस है। बॉडी की जो अपनी चॉइस है वो क्या है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी है। और बॉडी की इसी ख्वाहिश को, बॉडी की इसी कोशिश को कि अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन करे, इसको हम इनर्शिया कहते हैं, जिसके बारे में हमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ने बताया है। अच्छा, एवरेज स्टूडेंट्स क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी आपके साथ होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम प्रोवाइडेड दैट द टाइम इंटरवल इज एक्सट्रीमली स्मॉल। तो इसको हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, ये हमने जो है स्टूडेंट्स कुछ बातें कर ली किसके हवाले से, वेलोसिटी के हवाले से। अब जो है हम जो है बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन के हवाले से, लेकिन एक्सेलरेशन के हवाले से चलें जो है बाद में बात कर लेंगे। सबसे पहले जो है हम डिस्कस कर लेते हैं, ये बहुत आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है किसी भी जो है वो फिजिकल क्वांटिटी को स्टडी करने का, जिसको हम कहते हैं ग्राफिकल एनालिसिस। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के दो टूल्स हैं जो फिजिक्स में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, जो फिजिक्स में हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो एक टूल को कहा जाता है स्लोप ऑफ अ ग्राफ और दूसरे टूल को कहा जाता है एरिया ऑफ अ ग्राफ। स्टूडेंट्स, ये जो दो टूल्स हैं हमने डिस्कस करना है कि इन दो टूल्स की डिफिनीशन क्या है और ये फिर हमारे लिए इतने जरूरी जो है, ये हमारे लिए इतने जरूरी क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज स्लोप। ठीक है, मैथमेटिक्स में स्लोप जो है ये किसे कहते हैं, और फिर डिस्कस करेंगे कि स्लोप की इंपॉर्टेंस क्या है। ये टॉपिक स्टूडेंट्स आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राफिकल एनालिसिस जो है ये एमडीकैट के टेस्ट के पोर्शन का एक इंपॉर्टेंट जो है डोमेन है। तो स्टूडेंट्स, मैथ्स में स्लोप को डिफाइन किया जाता है द स्टीपनेस ऑफ अ ग्राफ। ये बॉडी जो है यहाँ पे नहीं है, बॉडी की जगह यहाँ पे द स्टीपनेस ऑफ अ ग्राफ, द स्टीफनेस ऑफ अ ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको स्टूडेंट्स कहा जाता है स्लोप। और मैथ्स में इसे कभी कभार जो है एक दूसरा वर्ड भी यूज किया जाता है, ग्रेडियंट का। ठीक है, तो कभी कभार स्लोप की जगह ग्रेडियंट का वर्ड भी यूज किया जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में इस स्लोप के मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं। अगर मिसाल के तौर पे एक लाइन हो
और उस लाइन पे आपको दो पॉइंट्स गिवन हो, दो पॉइंट्स, एक पॉइंट गिवन हो x1 y1 और दूसरा पॉइंट गिवन हो x2 y2, तो फिर आप स्लोप के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर एक लाइन में आपको पॉइंट्स के बजाय क्या गिवन हो, पॉइंट्स के बजाय आपको उस लाइन का रन गिवन हो और साथ में आपको उस लाइन का राइज गिवन हो, मतलब आपको बेस गिवन हो और परपेंडिकुलर गिवन हो, तो फिर स्टूडेंट्स आप राइज बाय रन भी कर सकते हैं और परपेंडिकुलर बाय बेस भी कर सकते हैं टू फाइंड द स्लोप। और स्टूडेंट्स आपको पता है परपेंडिकुलर बाय बेस जो है इसको टेंजेंट थीटा भी कहते हैं। तो अगर आपके साथ एक लाइन है और उसका क्या गिवन है, आपको उसका थीटा गिवन है, लेट्स सपोज 30 डिग्रीज, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप टेंजेंट थीटा के फार्मूला से भी उसका स्लोप फाइंड कर सकते हो। तो ये स्लोप की डिफिनीशन हो गई और स्लोप के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हो गए। अब स्टूडेंट्स आपने जो है ये जो नेक्स्ट पेज पे आपको डायग्राम्स नजर आ रहे हैं, कितने डायग्राम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डायग्राम्स जो हैं इनके स्लोप्स आपको जो है मुकम्मल तौर पे याद करने हैं। जो पहला डायग्राम है स्टूडेंट्स, इसके स्लोप को हम कहते हैं कि इसका स्लोप पॉजिटिव है एंड कांस्टेंट है। ठीक है। जो दूसरा डायग्राम है इसके बारे में हम कहते हैं स्टूडेंट्स, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में हम कहते हैं कि इसका स्लोप 0 है एंड कांस्टेंट है। जो तीसरा डायग्राम है स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम कहते हैं कि इसका स्लोप नेगेटिव है एंड कांस्टेंट है। इस चौथे डायग्राम के बारे में स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि इसका स्लोप पॉजिटिव है एंड इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। और इस पांचवें डायग्राम के बारे में हम कहते हैं कि इसका स्लोप पॉजिटिव है एंड डिक्रीजिंग है। अच्छा, इस जो आपके साथ 6 डायग्राम है इसके बारे में हम कहते हैं कि इसका स्लोप नेगेटिव है एंड इंक्रीजिंग है। और जो 7th और लास्ट डायग्राम है इसके बारे में हम कहते हैं कि इसका स्लोप नेगेटिव है एंड डिक्रीजिंग है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब जरा इस डायग्राम्स को दोबारा जरा देखने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स, एक तो स्लोप का साइन होता है और दूसरी स्लोप की वैल्यू होती है। स्लोप का साइन या तो पॉजिटिव होता है या वो नेगेटिव होता है, और स्लोप की जो वैल्यू होती है या वो कांस्टेंट होती है या वो वेरिएबल होती है। अगर वेरिएबल होती है तो फिर या इंक्रीजिंग होती है और या आपके साथ डिक्रीजिंग होती है। ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करें कि स्लोप के साइन को आपने कैसे प्रेडिक्ट करना है और स्लोप की वैल्यू को आपने कैसे प्रेडिक्ट करना है। स्टूडेंट्स, स्लोप का साइन जो है वो आपने इस बात से अंदाजा लगाना है कि ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ आ रहा है। आप जरा स्टूडेंट्स इस ग्राफ को देखें और इस ग्राफ को देखें और इस ग्राफ को देखें। स्टूडेंट्स, ये जो तीनों ग्राफ्स हैं ये अगर आप देखें तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये तीनों ग्राफ्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए हमने इसके स्लोप्स को क्या लिया है, पॉजिटिव। और जरा स्टूडेंट्स आप इन ग्राफ्स को देखें, आप इस ग्राफ को देखें और इस ग्राफ को देखें और इस ग्राफ को देखें, तो ये जो ग्राफ्स है स्टूडेंट्स ये नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो जो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है उसका स्लोप फिर नेगेटिव होता है। तो स्लोप के साइन के बारे में तो ये बात याद रखें कि जो ग्राफ ग्रोइंग ग्राफ होता है, ऊपर की तरफ जा रहा होता है, उस ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होता है। और जो ग्राफ जो है वापस एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा होता है तो उसका ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपके साथ नेगेटिव होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अब आते हैं स्लोप के वैल्यू की तरफ। तो उसके बारे में ये बात याद रखें कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है और कर्व जो होता है उसका स्लोप वेरिएबल होता है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है और कर्व का स्लोप वेरिएबल होता है। तो स्टूडेंट्स अब जब कर्व का स्लोप वेरिएबल है तो वो या इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो स्टूडेंट्स जरा इस पे आप छोटे छोटे लाइंस बना लें तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि ये स्लोप बढ़ रहा है, और जरा इस पे छोटे छोटे लाइंस लगा लें तो आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा कि ये स्लोप आपके साथ डिक्रीजिंग है। तो आपने देखा इसके साथ हमने इंक्रीजिंग का वर्ड यूज किया, इसके साथ डिक्रीजिंग का वर्ड। तो स्टूडेंट्स ये जो आपके साथ 7 डायग्राम्स हैं, इन 7 डायग्राम्स को आप मुकम्मल तौर पर रख लें क्योंकि ये डायग्राम्स आपको आगे बहुत हेल्प करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने स्लोप की डिफिनीशन पढ़ी, हमने स्लोप के मैथमेटिकल फॉर्म्स पढ़े और हमने 7 स्लोप्स डिस्कस किए और उनके साइंस भी डिस्कस की और उनकी वैल्यूज भी डिस्कस की। अब मेन पॉइंट की तरफ आते हैं और मेन पॉइंट ये है कि आपके साथ फिजिक्स में स्लोप की इंपॉर्टेंस क्या है, फिजिक्स में हम स्लोप को क्यों यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हमें जरा ये फॉर्मूला देखना होगा कि स्लोप की डिफिनीशन है परपेंडिकुलर बाय बेस, और इसका मतलब ये है कि स्लोप को फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, स्लोप को फाइंड करने के लिए आप दो परपेंडिकुलर लाइंस को एक दूसरे पे डिवाइड करते हैं। ये बहुत जरूरी बात है स्टूडेंट्स, स्लोप को फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, आप दो परपेंडिकुलर लाइंस को एक दूसरे पर डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स फिजिक्स में भी बहुत फार्मूलाज डिवीजन से आते हैं, जैसे आप स्पीड का फार्मूला देख लें वो डिवीजन है, जैसे आप वेलोसिटी का फार्मूला देख लें वो डिवीजन है, जैसे आप प्रेशर का फार्मूला देख लें वो डिवीजन है, जैसे आप डेंसिटी का फार्मूला देख लें वो डिवीजन है। स्टूडेंट्स जहां पर भी फिजिक्स का कोई भी फार्मूला डिवीजन से आता है उस फार्मूला को फाइंड करने के लिए स्लोप से आप हेल्प ले सकते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स जो है वो आपको बताए हैं। स्टूडेंट्स मैंने एक ग्राफ बनाया है, पहला ग्राफ अगर आप इसे देखें, y एक्सिस पे डिस्टेंस है और x एक्सिस पे टाइम है। स्टूडेंट्स अगर आप इसका स्लोप फाइंड करें, आप इस ग्राफ का क्या फाइंड करें, स्लोप, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करना होगा, लेकिन ये इसी को तो स्टूडेंट्स हम स्पीड कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कॉल्ड स्पीड। अच्छा, अगर हम y एक्सिस को डिस्प्लेसमेंट कह दें और x एक्सिस को टाइम कह दें और आप क्या फाइंड करें, आप इसका स्लोप फाइंड करें और आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड कर दें, तो स्टूडेंट्स इसको तो हम फिजिक्स में वेलोसिटी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज कॉल्ड वेलोसिटी। अच्छा, अगर हम y एक्सिस को
स्पीड या वेलोसिटी से रिप्रेजेंट कर दें और एक्स एक्सिस को टाइम से रिप्रेजेंट कर दें। तो स्टूडेंट्स वेलोसिटी बाय टाइम को तो हम क्या कहते हैं, उसे तो हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसका मतलब द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नोन एज एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स अगर हम वाई एक्सिस को वर्क से रिप्रेजेंट कर लें और एक्स एक्सिस को टाइम से, तो और हम इसका स्लोप फाइंड करें तो हमें राइज बाय रन करना होगा, वर्क बाय टाइम। लेकिन स्टूडेंट्स वर्क बाय टाइम को तो हम पावर कहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि द स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ इज नोन एज पावर। ठीक है, इसी तरह आप जो है मुख्तलिफ एग्जांपल्स पर सोच सकते हैं, मुख्तलिफ सिचुएशंस पे आप सोच सकते हैं। लेट्स सपोज आप वाई एक्सिस पे डेंसिटी शो करें और एक्स एक्सिस पे आप टाइम शो करें, सॉरी वॉल्यूम शो करें, और आप इसका स्लोप फाइंड करें डेंसिटी बाय, अच्छा सॉरी ये वाई एक्सिस पे आप डेंसिटी शो मत करें, वाई एक्सिस पे आप मास को शो कर दें, मास को। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, मास बाय वॉल्यूम करना होगा, मास बाय वॉल्यूम, और इसी को तो हम फिजिक्स में डेंसिटी कहते हैं। इसी तरह अगर आप जो है वाई एक्सिस को फोर्स से शो कर दें और एक्स एक्सिस को एरिया से, तो इसको हम फिजिक्स में प्रेशर कहते हैं। इसी तरह अगर आप वाई एक्सिस को मोमेंटम से शो कर दें और एक्स एक्सिस को वेलोसिटी से शो कर दें, तो स्टूडेंट्स इसी को हम फिर मास कहते हैं। अगर आप जो है वाई एक्सिस को किससे शो कर दें, वाई एक्सिस को मोमेंटम से शो कर दें और एक्स एक्सिस को टाइम से शो कर दें, तो स्टूडेंट्स इसी को हम फोर्स कहते हैं। और यही तो वो एक्चुअल न्यूटन सेकंड लॉ है जो हम पढ़ेंगे। तो ये आपके साथ स्टूडेंट्स क्या हुई, ये आपके साथ स्लोप की इंपॉर्टेंस हुई। आपने देखा कि डिफरेंट ग्राफ्स के जब हमने स्लोप्स फाइंड किए तो हमें मुख्तलिफ किस्म की फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो मिल रही हैं। कभी हमें स्लोप से फोर्स मिल रहा है, कभी हमें मास मिल रहा है, कभी हमें प्रेशर मिल रहा है, कभी हमें डेंसिटी मिल रही है, कभी हमें पावर, कभी एक्सेलरेशन, कभी वेलोसिटी, कभी हमें स्पीड मिल रही है। तो देखिए हम तो स्लोप फाइंड कर रहे हैं लेकिन हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है। अब स्टूडेंट्स जरूरी बात की तरफ आ जाएं। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपके साथ ऐसा होगा, ठीक है, तो आपको पता है इस ग्राफ का क्या डेटा है, इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, इस ग्राफ के स्लोप को हम कहते हैं पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। लेकिन स्टूडेंट्स अब आपने स्लोप का वर्ड यूज नहीं करना, अब आपने स्लोप की जगह किसका वर्ड यूज करना है, स्पीड का। अब आपने कहना है कि द स्पीड इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। इसी तरह अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फर्ज करे ऐसा हो, ठीक है, तो आपको इस स्लोप का पता है कि इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जीरो एंड कांस्टेंट। लेकिन अब आपने स्लोप का वर्ड यूज नहीं करना, अब आपने किसका वर्ड यूज करना है, वेलोसिटी का। अब आपने कहना है कि द वेलोसिटी इज जीरो एंड कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा इसी तरह जो है मिसाल के तौर पे आपके साथ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे आ गया। ठीक है, अब आपको पता है इस कर्व के बारे में कि इस कर्व को क्या कहते हैं, इस कर्व को कहते हैं पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। लेकिन स्टूडेंट्स अब आपने स्लोप की जगह किसका वर्ड यूज करना है, एक्सेलरेशन का। अब आपने कहना है कि द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। तो स्टूडेंट्स ये जो है जो हमारे साथ ये जो आपके साथ पेज है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसीलिए आपसे कहा था कि ये जो आपके साथ लाइंस हैं और कर्व्स हैं इनके स्लोप्स हमेशा अपने साथ याद रखें। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स एक सिचुएशन मैंने लास्ट में आपके लिए छोड़ी है, इसमें आप एक एग्जांपल मुझे बताएं इस सिचुएशन में, और वाई एक्सिस को भी लेबल करें और एक्स एक्सिस को भी लेबल करें, और ऐसी एक सिचुएशन बताएं जिसका स्लोप जरूरी हो। बहुत से फार्मूलाज होंगे क्योंकि डिवीजन के आपके साथ बहुत से फार्मूलाज हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं और आप जो है उसके हेल्प से मतलब स्लोप फाइंड कर सकते हैं। नहीं, और भी आप बहुत से फार्मूलाज के बारे में सोच सकते हैं। ये तो मैंने बहुत सिंपल सिंपल फार्मूलाज जो हैं वो बता दिए हैं। कोई भी एक जो है आप ऑप्शन में बताएं ताकि मुझे थोड़ी सी फीलिंग आए कि आपको टॉपिक की समझ आ गई है। बहुत से केसेस हैं जो आप बता सकते हैं। फोर्स एंड एरिया का तो हमने डिस्कस कर लिया है, वो तो ये देखें ये ग्राफ हमने यहाँ पे फोर्स एंड एरिया का ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। चलें स्टूडेंट्स अगर हम देखें मिसाल के तौर पे वाई एक्सिस को फोर्स से रिप्रेजेंट करें और एक्स एक्सिस को हम जो है एक्सेलरेशन से रिप्रेजेंट करें, और इसका हम क्या फाइंड करें, स्लोप, तो आपके साथ क्या हो जाएगा, एफ बाई ए हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ बाई ए किसके इक्वल होता है, मास के। ठीक है, और ऐसी और बहुत सी केसेस हैं जिसे आप यूज कर सकते हैं और आप स्लोप से अपनी इंपॉर्टेंस जो है वो ले सकते हैं, स्लोप से आप फायदा ले सकते हैं। स्टूडेंट्स अब ये जो आपके साथ एक ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और इसमें एक बॉडी को हमने ऑब्जर्व किया है, एक बॉडी को हमने ऑब्जर्व किया है और हमने उसका ग्राफ बना दिया है, और उस बॉडी ने टोटल जो है कितने टाइप्स ऑफ मोशन किए हैं, 1 2 3 4 5 6 टाइप्स ऑफ मोशंस इन्होंने किए हैं। मुझे स्टूडेंट्स ये बताएं कि ये जो ए से लेकर बी तक मोशन है इसके बारे में आप क्या कहेंगे, इसके बारे में आप जो है इस मोशन को अगर आपने एक्सप्लेन करना है तो इस मोशन के बारे में आप क्या कहेंगे, जल्दी से बताएं कमेंट्स में। जी बिल्कुल, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव तो हम कहेंगे, लेकिन क्या चीज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव है, कौन सी चीज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव है। स्लोप तो इसका पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है, लेकिन इसका स्लोप रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, हम कौन सी फिजिक्स की कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का वर्ड यूज करेंगे, एक्सेलरेशन का वर्ड यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके ए बी के लिए हम क्या कहेंगे, ए बी के लिए हम कहेंगे एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। स्टूडेंट्स बी सी के लिए हम क्या यूज करेंगे, बी सी के लिए हम कहेंगे स्टूडेंट्स कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड जीरो, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड जीरो। स्टूडेंट्स सी डी के लिए हम क्या कहेंगे, सी डी के लिए हम कहेंगे कि द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। ठीक है, और इसी तरह डीई के लिए हम क्या लिखेंगे, डीई के लिए हम लिखेंगे स्टूडेंट्स कि द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड, ईएफ के लिए हम क्या लिखेंगे,
जी स्टूडेंट्स, ई एफ के लिए हम क्या प्रॉपर्टीज यूज करेंगे? अच्छा, ये BC जो है स्टूडेंट्स, BC इसमें एक स्टूडेंट ने पूछा कि कांस्टेंट तो ठीक है लेकिन जीरो की समझ नहीं आई। तो स्टूडेंट जरा इन ग्राफ्स में देखें BC किस ग्राफ को फॉलो कर रहा है। BC इस ग्राफ को फॉलो कर रहा है और इसका स्लोप क्या है स्टूडेंट्स? इसका स्लोप है जीरो एंड कांस्टेंट। ठीक है, तो हमने जो है वो जीरो एंड कांस्टेंट का वर्ड यूज कर लिया। और स्टूडेंट्स EF में आपने बताया कि डिक्रीजिंग एंड नेगेटिव, ये बात गलत है। ये ग्राफ देख ले स्टूडेंट्स, इसके बारे में आपने क्या कहना है? कांस्टेंट एंड नेगेटिव कहना है, डिक्रीजिंग एंड नेगेटिव आपने नहीं कहना। तो स्टूडेंट्स ये जो EF है इसके बारे में हम क्या कहेंगे? इसके बारे में हम कहेंगे एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड नेगेटिव। स्ट्रेट लाइन के लिए तो डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग का वर्ड आ ही नहीं सकता। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, वो ना इंक्रीजिंग स्लोप होता है ना डिक्रीजिंग स्लोप होता है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होगा और कर्व का स्लोप आपके साथ हमेशा वेरिएबल होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, EFG जो है, तो FG को भी जरा ऊपर ग्राफ में देख लें। FG ये वाली सिचुएशन है और आपके साथ इसके बारे में आपने क्या कहना है कि द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग। तो FG के बारे में आपने कहना है द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग है। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप ग्राफिकल एनालिसिस को यूज करते हुए जो है मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज को समझ सकते हैं, आप मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज को इंटरप्रेट कर सकते हैं और आप मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज से अपने लिए डेटा निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स इसी ग्राफ में अगर आपसे कह दिया जाए कि वो कौन सा पोर्शन है जिसमें बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वो कौन सा पोर्शन है जिसमें बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, कमेंट्स में बताएं स्टूडेंट्स, वो कौन सा पोर्शन है जिसमें बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? वो कौन सा पोर्शन है? AB है, BC है, CD है, EF है, कौन सा पोर्शन है जिसमें बॉडी की वेलोसिटी आपके साथ कांस्टेंट होगी? जी बिल्कुल, वो BC है। BC आपके साथ ऐसा पोर्शन है जिसमें बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। क्यों कांस्टेंट होगी स्टूडेंट्स? क्योंकि इस पोर्शन में एक्सेलरेशन देखें, इस पोर्शन में एक्सेलरेशन जीरो है। अच्छा, बहुत जरूरी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वो कौन सा पॉइंट है जिस पे वेलोसिटी ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी है? वो कौन सा पॉइंट है जिस पे वेलोसिटी ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी है? इन पॉइंट्स में वो कौन सा पॉइंट है जिस पे बॉडी ने अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर दी है? ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। वो कौन सा पॉइंट है जिस पे बॉडी ने अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर दी है? नहीं स्टूडेंट्स, वो पॉइंट F या G में कोई नहीं है, वो पॉइंट आपके साथ E का पॉइंट है। स्टूडेंट्स आप देखें कि E पॉइंट से पहले तमाम स्लोप्स पॉजिटिव हैं और E पॉइंट के बाद जो है स्लोप्स क्या हो गए हैं? नेगेटिव हो गए हैं। तो E पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा कि इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई है? वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई है, वेलोसिटी की डायरेक्शन आपके साथ चेंज हो गई है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, इन ग्राफ्स पे और भी मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि इन ग्राफ्स में कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है वो कौन से ग्राफ्स हैं? तो स्टूडेंट्स ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। आपसे पूछा जा सकता है कि वेरिएबल एक्सेलरेशंस कौन से हैं? तो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है, ये भी वेरिएबल एक्सेलरेशन है, ये भी वेरिएबल एक्सेलरेशन है। तो स्टूडेंट्स बहरहाल आपने देखा कि स्लोप हमारे लिए फिजिक्स में कितना जरूरी है और स्लोप जो है और ग्राफिकल एनालिसिस हमें कितने एडवांटेजेस दे सकता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए। अब आते हैं स्टूडेंट्स एरिया की तरफ। और एरिया में आप जो है, बल्कि हम ये देखते हैं कि ये जो एरिया है इनके जो मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं उनको जरा देखते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप किसके फार्मूला को देख लें, आप स्क्वायर के फार्मूला को देख लें, तो स्क्वायर के एरिया का फार्मूला आपके साथ एक्स स्क्वायर होता है। अगर आप रेक्टेंगल का फार्मूला देखें तो स्टूडेंट्स रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला हाफ बेस इंटू हाइट होता है। स्टूडेंट्स अगर आप ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला देखें तो ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला हाफ बेस इंटू हाइट होता है और रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला एक्स वाई होता है। स्क्वायर के एरिया का फार्मूला एक्स स्क्वायर होता है। स्टूडेंट्स इन तमाम फार्मूलाज में आपने एक बात पे गौर किया कि एरिया असल में क्या है? एरिया असल में दो परपेंडिकुलर लाइंस की मल्टीप्लिकेशन है। स्लोप दो परपेंडिकुलर लाइंस की डिवीजन है, जबकि एरिया दो परपेंडिकुलर लाइंस की मल्टीप्लिकेशन है। तो स्टूडेंट्स यहां पर इंपॉर्टेंस ऑफ एरिया आता है। क्या फिजिक्स के तमाम फार्मूलाज डिवीजन से आते हैं या फिजिक्स के ऐसे भी फार्मूलाज हैं जो मल्टीप्लिकेशन से आते हैं? स्टूडेंट्स फिजिक्स का जो फार्मूला मल्टीप्लिकेशन से आता है वहां पे आप जो है एरिया से हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि डिवीजन के फार्मूला में हमने स्लोप से हेल्प ली थी, बिल्कुल उसी तरह मल्टीप्लिकेशन के फार्मूला में आप एरिया से हेल्प ले सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स पहला ग्राफ आपको नजर आ रहा है वेलोसिटी टाइम। स्टूडेंट्स वेलोसिटी टाइम आपको पता है ये डिस्टेंस के इक्वल है। वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? डिस्टेंस आएगा। तो स्टूडेंट्स हम लिख देंगे कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये स्पीड टाइम ग्राफ है स्टूडेंट्स, इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया अंडर मास एक्सेलरेशन ग्राफ ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, अगर मास और वेलोसिटी को शो कर दें तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम होता है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ
मास वेलोसिटी ग्राफ स्टूडेंट्स ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, मोमेंटम को। अच्छा, अगर हम पावर और टाइम को रिप्रेजेंट कर लें तो स्टूडेंट्स पावर और टाइम जो है इसका प्रोडक्ट तो वर्क होता है। तो अगर हम जो है फिर इसका एरिया फाइंड कर लें तो स्टूडेंट्स ये किसे रिप्रेजेंट, ग्राफ का एरिया फाइंड कर लें। स्टूडेंट्स वी आई आपके साथ इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह अगर हम चार्ज और वोल्टेज का एरिया ले लें इन द डोमेन ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स के डोमेन में चार्ज और वोल्टेज का अगर एरिया ले लें तो एरिया ऑफ चार्ज वोल्टेज ग्राफ, तो स्टूडेंट्स इससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आती है जिसको फिर हम यू के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स ये आपने देखा कि आपके लिए जो है सिर्फ स्लोप जरूरी नहीं है, आपके लिए एरिया भी जरूरी है। अब एरिया में आपने एरिया को फाइंड कैसे करना है, तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है कि आपने शेप को देखना है। मतलब मिसाल के तौर पे अगर ये शेप इस तरह शेप है तो इसका मतलब आपने ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करना होगा। अगर ये आपके साथ मिसाल के तौर पे ऐसा शेप है तो फिर आपने रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करना होगा। इसके अलावा अगर आपके साथ ऐसा शेप है, कुछ ऐसा शेप है, तो इस पे आपने फिर ट्रेपीजियम का फॉर्मूला यूज करना होगा, या इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं दो ट्राइंगल में और एक रेक्टेंगल में। तो स्टूडेंट्स एरिया को कैसे फाइंड करना होगा, जैसे हमारे साथ शेप होगा वही हम एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने कुछ जो है ग्राफ्स डिस्कस करने हैं और ये ग्राफ्स भी आपके कंसेप्ट्स के लिए और एमडीकैट के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। हमने पहला ग्राफ डिस्कस करना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फिर हमने डिस्कस करना है स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फिर हमने डिस्कस करना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ राइजिंग बॉडी, फिर वेलोसिटी या स्पीड टाइम ग्राफ, इसको स्पीड कर देते हैं, वेलोसिटी हटा देते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ राइजिंग बॉडी, फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ फॉलिंग बॉडी एंड बाउंसिंग बैक, और फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ फॉलिंग बॉडी एंड बाउंसिंग बैक, और फिर आखिर में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ फॉलिंग बॉडी एंड बाउंसिंग बैक। तो स्टूडेंट्स ये जो है डिफरेंट हमने ग्राफ्स जो है वो डिस्कस करने हैं, लेकिन इन ग्राफ्स को डिस्कस करने से पहले आप एक 2 मिनट्स का ब्रेक ले लें। जी स्टूडेंट्स, दोबारा स्टार्ट लेते हैं और सबसे पहले इस तरह करते हैं कि हमारे साथ जो है ये एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। ठीक है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी उस बॉडी के फॉल को कहते हैं जो सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से फॉल कर रही हो। ठीक है, तो ये सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से फॉल कर रही है और हमने इसका क्या बनाना है, हमने इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है। तो स्टूडेंट्स आपके साथ फ्रीली फॉलिंग बॉडी में आपको पता है कि हर सेकंड में स्पीड जो है वो बाय अमाउंट ऑफ 10 जो है वो बढ़ जाती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फ्रीली फॉलिंग बॉडी पे जो एक्सेलरेशन होती है वो 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर की होती है। 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर का मतलब ये है कि इन ईच सेकंड द स्पीड विल इंक्रीज बाय 10। मतलब अगर आप स्पीड 0 है तो 1 सेकंड के बाद 10, 2 सेकंड्स के बाद 20, 3 सेकंड्स के बाद 30 और 4 सेकंड्स के बाद 40, और इस तरह ये स्पीड बढ़ती जाती है फ्रीली फॉलिंग बॉडी में जब तक वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी ज़मीन के साथ टकराता नहीं है। और स्टूडेंट्स हम क्या बनाने लगे हैं, हम बनाने लगे हैं इस बॉडी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस और एक्स एक्सिस पे क्या, टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप किसे रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ये जहन में रखें कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यही बात डिसाइड करेगी इस ग्राफ को। स्टूडेंट्स ये ग्राफ कैसे होगा, हमने जो ये पढ़े हैं ना, ये कितने ग्राफ्स पढ़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इन्हीं 7 में से कोई ग्राफ होगा ये। ठीक है, और इन 7 में ये कौन सा ग्राफ होगा उसके लिए हम देखेंगे कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी की स्पीड कैसे होती है। स्टूडेंट्स फ्रीली फॉलिंग बॉडी की स्पीड, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि पहले स्पीड 0 है, 1 सेकंड के बाद स्पीड 10 होगी, दूसरे सेकंड के बाद स्पीड 20 होगी, तीसरे सेकंड के बाद स्पीड 30 होगी। तो स्टूडेंट्स
फ्रीली फॉलिंग बॉडी की स्पीड क्या हुई, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। और पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग का ग्राफ किस तरह बनता है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग का ग्राफ आपके साथ ऐसे बनता है। तो ये आपके साथ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो जाएगा फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। स्टूडेंट्स अगर ये आपके साथ बॉडी जो है, अगर ये बॉडी किसी फ्लूइड में आपके साथ गिर रही होती, तो चलें उसको फिलहाल छोड़ दें। आपके साथ क्या हो गया, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है अब हमने ड्रॉ करना है। और स्टूडेंट्स ये बात जहन में रखें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होती है या स्पीड टाइम ग्राफ जो होती है, इसका स्लोप हमें क्या देता है स्टूडेंट, स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, और एक्सेलरेशन तो यहाँ पे कांस्टेंट है फ्रीली फॉलिंग बॉडी में, एक्सेलरेशन तो हमेशा किसकी इक्वल होती है, 10 मीटर्स, वैसे तो 9.8 है लेकिन 10 मीटर्स पर सेकंड होगी। तो स्टूडेंट्स जब एक क्वांटिटी, अच्छा ये क्वांटिटी क्या है स्टूडेंट्स, ये किस कैटेगरी में आएगी, ये आपके साथ आएगी कांस्टेंट एंड पॉजिटिव की कैटेगरी में। तो स्टूडेंट्स कांस्टेंट एंड पॉजिटिव की कैटेगरी का ग्राफ किस तरह बनेगा, वो आपके साथ ऐसे बनेगा। और स्टूडेंट्स इस लाइन का स्लोप क्या होगा, जब भी आप इस लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे तो आपको हमेशा इसका आंसर जो है वो 10 मिलेगा। स्टूडेंट्स अगर यही बॉडी वैक्यूम में फ्री फॉल ना कर रही होती और ये बॉडी किसी फ्लूइड में गिर रही होती, मतलब मिसाल के तौर पे मोशन इन अ फ्लूइड होता, ठीक है, जिस तरह आप चैप्टर 6 में थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं कि बॉडी जब फ्लूइड में गिरती है तो फिर उसकी स्टूडेंट्स स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो कैसे बनती। तो उसमें तो स्टूडेंट्स फ्लूइड में मोशन में तो आपने पढ़ा होगा कि वहाँ जो एक्सेलरेशन होती है वो तो हमेशा जी के इक्वल नहीं होती, वो तो स्टार्ट में जी के इक्वल होती है लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करती है और आखिर में एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्लोप क्या होगा, यहाँ पे स्लोप होगा पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। और पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग को हम कैसे शो करते हैं, वो हम ऐसे शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स फ्लूइड में अगर ये फॉल कर रहा है तो फिर इसका जो स्पीड टाइम ग्राफ होगा ये पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ राइजिंग बॉडी। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, एक बॉडी को जो है वो ऊपर की तरफ फेंकना है। जब हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं स्टूडेंट्स, तो लेट्स सपोज इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 40, तो ऊपर की तरफ जब हम फेंकते हैं तो इसमें जो एक्सेलरेशन होती है वो फिर +10 की इक्वल नहीं होती, वो फिर -10 की इक्वल होती है। और स्टूडेंट्स -10 का क्या इफेक्ट होता है, -10 का ये इफेक्ट होता है कि हर सेकंड में स्पीड बढ़ती नहीं है बल्कि हर सेकंड में आपके साथ स्पीड क्या होती है, वो कम होती है। मतलब एक सेकंड के बाद स्पीड 30 हो जाएगी, दूसरे सेकंड के बाद स्पीड 20 हो जाएगी, तीसरे सेकंड के बाद स्पीड 10 हो जाएगी और स्टूडेंट्स चौथे सेकंड में वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के रेस्ट में आ जाएगी। अब हमने इसका क्या बनाना है स्टूडेंट्स, हमने इसका बनाना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है ये इसका स्लोप किसे रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है ये रिप्रेजेंट करता है स्पीड को। और स्पीड को आपने देखा, स्पीड पे क्या इफेक्ट है, स्पीड है पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। अब पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग के लिए आप कैसा ग्राफ बनाएंगे, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग के लिए आप ये ग्राफ बनाएंगे। तो ये आपके साथ क्या हुआ, ये अच्छा, और ये हाईएस्ट पॉइंट पे आपने देखा ग्राफ बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया मतलब इसका स्लोप क्या हो गया, इसका स्लोप आपके साथ 0 हो गया। स्टूडेंट्स अब इस तरह करते हैं कि फ्रीली राइजिंग बॉडी के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। यही बॉडी है जो इस प्रीवियस डायग्राम में आपको नजर आ रही है और इसको हमने क्या किया, इसको हमने ऊपर फेंका है और इसकी यहाँ पे वेलोसिटी 40 थी, फिर 30 हो गई, फिर 20 हो गई, फिर 10 हो गई, फिर 0 हो गई। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम इसके लिए ग्राफ बनाना चाहते हैं कौन सा, वेलोसिटी टाइम, तो स्टूडेंट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, यहाँ पे स्लोप एक्सेलरेशन होगा। और स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके साथ है -10। तो -10 का क्या मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट। स्टूडेंट्स नेगेटिव एंड कांस्टेंट को हम कैसे शो करते हैं, नेगेटिव एंड कांस्टेंट के लिए हम ऐसा ग्राफ बनाते हैं और ये किस पॉइंट पे 0 को टच करेगा स्टूडेंट्स, ये 4 सेकंड्स पे 0 को टच करेगा इस डायग्राम के मुताबिक जो हमने यहाँ पे बनाया है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी एंड बाउंसिंग बैक। स्टूडेंट्स अब ऐसी सिचुएशन है कि आपके साथ एक बॉडी है, वो पहले क्या कर रही थी, वो पहले डाउनवर्ड मोशन कर रही थी, ठीक है, और फिर वो क्या करती है, ग्राउंड के साथ टकराती है और ग्राउंड के साथ टकराने के बाद अब वो क्या करने लगती है, अब वो अपवर्ड मोशन करने लगती है। और स्टूडेंट्स हम इसका अब क्या डिस्कस करना चाहते हैं, अब हम इसका डिस्कस करना चाहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अच्छा दो हिस्से हैं स्टूडेंट्स इस मोशन के, डाउनवर्ड मोशन और अपवर्ड मोशन। आप लेट्स सपोज इस टाइम तक आप कंसीडर कर लें कि ये जो हिस्सा है टाइम का ये डाउनवर्ड मोशन है और वो दूसरा जो हिस्सा है वो अपवर्ड मोशन है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स अब ध्यान में याद रखें कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड होती है, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होती है, स्पीड होती है। अच्छा इस डाउनवर्ड मोशन में स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है स्टूडेंट्स, डाउनवर्ड मोशन में स्पीड हर सेकंड में इंक्रीज हो रही है। तो आपके साथ इंक्रीजिंग एंड पॉजिटिव, इंक्रीजिंग एंड पॉजिटिव कैसा ग्राफ बनेगा, आपके साथ ऐसा ग्राफ बनेगा, ये इंक्रीजिंग एंड पॉजिटिव का ग्राफ हुआ। और स्टूडेंट्स जब ये बॉडी टकराकर ऊपर जाने लगेगी, जब ये ऊपर जाने लगेगी फिर इसके स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा स्टूडेंट्स, फिर ये होगी डिक्रीजिंग एंड पॉजिटिव। तो डिक्रीजिंग एंड पॉजिटिव का फिर कैसे ग्राफ बनता है, वो ऐसे ग्राफ बनता है, ठीक है। तो आपके साथ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी फॉलिंग एंड बाउंसिंग बैक हमने ग्राफ बना लिया है। अब स्टूडेंट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी फॉलिंग एंड बाउंसिंग बैक, ये अब जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ग्राफ है, इसको आपने जो है बहुत डिटेल से समझना है। ये आपके साथ स्टूडेंट्स बॉडी है और ये नीचे आ रही है, ठीक है, और नीचे आके ये क्या करती है, ये ग्राउंड के साथ टकराती है और ग्राउंड के साथ टकराने के बाद अब ये बॉडी क्या जाने लगी है, अब ये ऊपर जाने लगी है। स्टूडेंट्स इस ग्राफ को हम वैल्यूज के साथ प्लॉट करते हैं ताकि आपको बिल्कुल कोई कंफ्यूजन ना हो इस ग्राफ में।
आप सोचे कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी 10 हो गई, फिर 20 हो गई, 3 सेकंड्स के बाद वेलोसिटी 30 हो गई और 30 के साथ ही इसने ग्राउंड को टच कर दिया। जैसे ही ग्राउंड को इसने टच किया तो आप कंसीडर करें कि वो कोलिजन बिल्कुल इलास्टिक थी और 30 की ही वेलोसिटी से ये बाउंस बैक हुआ। तो 1 सेकंड के बाद 20 हो गई, फिर 10 हो गई, फिर 3 सेकंड्स में वो दोबारा उसी पॉइंट तक पहुंच गया जहां से उसने स्टार्ट किया था। तो स्टूडेंट्स टोटल ड्यूरेशन कितना हुआ, 6 सेकंड्स, जिसमें 3 सेकंड्स में डाउनवर्ड मोशन हो रहा था और बाकी 3 सेकंड्स में अपवर्ड मोशन हो रहा था। तो हमने ग्राफ बनाना है फॉर हाउ मच टाइम, फॉर 6 सेकंड्स हमने ग्राफ बनाना है। तो स्टूडेंट्स अब बनाते हैं इसका ग्राफ। कौन सा ग्राफ हम बनाना चाहते हैं, हम बनाना चाहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्टूडेंट्स तो सबसे पहले तो ये सोच लें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप किसे रिप्रेजेंट करता है। स्टूडेंट्स वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। जरा बताएं डाउनवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन कितनी है। स्टूडेंट्स डाउनवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन है +10। ये हम 3 सेकंड्स का ड्यूरेशन ले लेते हैं। ये जो है डाउनवर्ड मोशन है और ये वाला अपवर्ड मोशन है। डाउनवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन क्या है, +10। +10 का मतलब पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स पॉजिटिव एंड कांस्टेंट के लिए कैसे ग्राफ बनता है, वो आपके साथ ऐसे ग्राफ बनता है। तो पहले 10 सेकंड्स के पहले 3 सेकंड्स के लिए तो ये हुआ। अच्छा स्टूडेंट्स, जब बॉडी टकराकर आपके साथ क्या होने लगी, ऊपर की तरफ जाने लगी, तो स्टूडेंट्स अब एक्सेलरेशन क्या हो गया है, अब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो वही है लेकिन आपके साथ जो है वो एक्सेलरेशन अब -10 हो गया है। तो स्टूडेंट्स -10 का मतलब नेगेटिव एंड कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स नेगेटिव एंड कांस्टेंट का ग्राफ कैसे बनता है, नेगेटिव एंड कांस्टेंट का ग्राफ वो ऐसे बनता है। तो स्टूडेंट्स ये सारे जो ग्राफ्स हम बना रहे हैं ना, इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, सबसे जरूरी चीज आपके साथ जो ये आपके साथ हमने ग्राफ्स बनाए हैं जितने, ये इनको समझना जरूरी है। तो ये पेज आपका क्लियर हो जाए तो ग्राफिकल एनालिसिस में फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, अब एक आखिरी ग्राफ रह गया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर फॉलिंग एंड बाउंसिंग बैक। स्टूडेंट्स हमने एक ग्राफ पहले पढ़ा था लेकिन वो हमने ये वाला ग्राफ जो पढ़ा था ये हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा था जिसका स्लोप स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। अब हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ना है, इसका स्लोप स्पीड को रिप्रेजेंट नहीं करता, इसका स्लोप आपके साथ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे अब एक इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है कि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी ध्यान में रखनी होती है और वेलोसिटी में आपने डायरेक्शन भी ध्यान में रखनी होती है। तो स्टूडेंट्स ये एक बॉडी थी और ये जो है सबसे पहले क्या आई, नीचे आ रही थी और फिर टकराने के बाद ये कैसे जाने लगी, ये ऊपर जाने लगी। नीचे आने वाली वेलोसिटी को लेट्स सपोज हम पॉजिटिव कह देंगे, ऊपर जाने वाली वेलोसिटी को हम नेगेटिव कह देंगे। अब स्टूडेंट्स ग्राफ बनाते हैं। कौन सा ग्राफ हम बनाने लगे हैं, हम बनाने लगे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और ज़रा ये जहन में सोच लें कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ये आपको वेलोसिटी देता है। तो स्टूडेंट्स इस डाउनवर्ड मोशन में क्या हो रहा है, इस डाउनवर्ड मोशन में आपके साथ जो वेलोसिटी है वो है पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। तो यहाँ तक इस पहले डाउनवर्ड मोशन तक वेलोसिटी क्या हुई, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। ठीक है, ये पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। अच्छा, इस दूसरे मोशन में स्टूडेंट्स वेलोसिटी क्या होगी, वो होगी नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग। नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग स्टूडेंट्स जरा उन ग्राफ्स को देख लेते हैं एक दफा। जो है नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग कौन सी सिचुएशन है स्टूडेंट्स, वो ये वाली सिचुएशन है। तो हम इसके बाद जो है वो कैसा ग्राफ ड्रा करेंगे, इसके बाद हम आपके साथ नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग में हम ऐसा ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है, तो ये आपके साथ क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी फॉलिंग एंड बाउंसिंग बैक। तो स्टूडेंट्स ग्राफिकल एनालिसिस पे हमने अपना बहुत टाइम कंज्यूम कर लिया है। उम्मीद है आपको ग्राफिकल एनालिसिस की तमाम जो बातें होंगी वो ज़्यादातर जो है क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा भी अगर ग्राफिकल एनालिसिस में आपको अभी कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप अभी कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताएं अगर कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं। चलें स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी चूंकि वहाँ ग्राफिकल एनालिसिस से पहले हमें एक्सेलरेशन की बात करनी चाहिए थी, लेकिन अब हम जो है थोड़ी सी बात जो है वो एक्सेलरेशन की कर लेते हैं। स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं, एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, एवरेज भी आप निकाल सकते हैं और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगी, वो आपके साथ होगी इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होगी, वो होगी अनइक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात को समझना बहुत जरूरी है और वो बात समझना ये जरूरी है कि एक्सेलरेशन का ताल्लुक जो है वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ है और वेरिएबल वेलोसिटी 3 तरीकों से आ सकती है। या तो आपने वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करना है, या आपने वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करना है, और या आपने दोनों को चेंज करना है। और स्टूडेंट्स हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बॉडी की अपनी ख्वाहिश जो होती है वो कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन करने की होती है। तो जब हम बॉडी की वेलोसिटी को वेरिएबल करना चाहते हैं तो ये बॉडी की अपनी ख्वाहिश नहीं होती, हमें ये काम फोर्सफुली करना होता है। मतलब हमने उस पर फोर्स अप्लाई करना होता है, फोर्स ने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करनी होती है और एक्सेलरेशन के बाद फिर वेलोसिटी चेंज होना शुरू हो जाती है। तो स्टूडेंट्स वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में भी चेंज ला सकता है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी की डायरेक्शन में भी चेंज ला सकता है और दोनों में भी चेंज ला सकता है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की 2 टाइप्स जन्म लेती है। एक वो एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स जो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज ला सकती है, उसको कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फार्मूला है डेल्टा v/t।
स्टूडेंट्स एक वो एक्सेलरेशन है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज ला सकती है, उसको सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं और उसका फार्मूला है v²/r। और स्टूडेंट्स एक वो एक्सेलरेशन होती है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को चेंज कर देती है। तो इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स के उस एक्सेलरेशन में टेंजेंशियल कंपोनेंट भी मौजूद है और उस एक्सेलरेशन में सेंट्रीपिटल कंपोनेंट भी मौजूद है। स्टूडेंट्स कुछ बातें और भी याद रखें, जब भी आपके साथ फोर्स और वेलोसिटी पैरेलल होगी तो याद रखें हमेशा स्पीड जो है वो बढ़ेगी और इस एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव टेंजेंशियल कहते हैं। दूसरी बात ये याद रखें कि जब भी फोर्स और वेलोसिटी एंटी पैरेलल होंगे तो स्पीड हमेशा कम होगी और इस एक्सेलरेशन को नेगेटिव टेंजेंशियल कहते हैं। तीसरी बात ये याद रखें कि जब भी फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी तो स्टूडेंट्स फिर स्पीड चेंज नहीं होगी, फिर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी और इस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल कहते हैं। लेकिन अगर फोर्स और वेलोसिटी का एंगल इन तीनों से मुख्तलिफ हुआ, 0 भी नहीं है, 180 भी नहीं है और 90 भी नहीं है, तो फिर स्टूडेंट्स क्या सिचुएशन होगी कि फिर आपके साथ स्पीड भी चेंज होगी और साथ में आपके साथ डायरेक्शन भी चेंज होगी। ये वो केस है जिसमें आपके साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी शामिल है और सेंट्रीपिटल भी। स्टूडेंट्स इसके लिए फिर हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें इस फोर्स को रिजॉल्व करना होता है दो कंपोनेंट्स में। तो आपने देखा एक कंपोनेंट जो फोर्स का आया एफ कॉस थीटा, वो वेलोसिटी को पैरेलल हुआ, तो स्टूडेंट्स वो कंपोनेंट क्या करेगा, वो स्पीड को इंक्रीज करेगा। और ये दूसरा कंपोनेंट आपने देखा एफ साइन थीटा, स्टूडेंट्स ये वेलोसिटी को क्या हुआ, परपेंडिकुलर, तो ये कंपोनेंट क्या करेगा, ये आपके साथ डायरेक्शन को चेंज करेगा। अच्छा स्टूडेंट्स अब जरा आते हैं न्यूटन के इक्वेशंस की तरफ। न्यूटन के 3 इक्वेशंस हैं और इन इक्वेशंस के कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि ये इक्वेशंस जो है ये स्लो मूविंग बॉडीज पर एक्ट करते हैं, ये उन बॉडीज पर एक्ट नहीं करते जिनकी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करने लगती है। दूसरी कंडीशन ये है स्टूडेंट्स कि ये इक्वेशंस 1D मोशन के लिए अप्लाई होते हैं। 2D मोशन को हम इन इक्वेशंस के जरिए सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 2D मोशन के एक्स एक्सिस के लिए हम अलग से फिर इक्वेशंस डिजाइन करते हैं और वाई एक्सिस के लिए हम अलग से इक्वेशंस डिजाइन करते हैं। और तीसरी कंडीशन ये है कि ये जो आपके साथ इक्वेशंस हैं ये फॉर कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटिंग बॉडीज के लिए है, ये वेरिएबल एक्सेलरेटिंग बॉडीज के लिए ये इक्वेशंस एप्लीकेबल नहीं है। तो ये तीन आपके साथ कंडीशंस हुई। स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। इस इक्वेशन के दो स्पेशल केसेस हैं। अगर आपके साथ एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें बॉडी रेस्ट से स्टार्ट ले, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, तो स्टूडेंट्स फिर Vf AT के इक्वल हो जाएगा, और अगर एक्सेलरेशन 0 हो तो फिर आपके साथ Vf Vi के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स न्यूटन सेकंड इक्वेशन है S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसमें भी अगर आपके साथ इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, मतलब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करें, तो S किसके इक्वल हो जाएगा, S इक्वल हो जाएगा हाफ AT स्क्वायर के। और स्टूडेंट्स यहाँ से A जो होगा ये 2S/T स्क्वायर आ जाएगा और T जो होगा ये 2S/A अंडर द रूट आ जाएगा। और यहाँ से बहुत सी प्रोपोर्शनैलिटीज पे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। और इसी तरह स्टूडेंट्स अगर एक बॉडी में एक्सेलरेशन 0 है तो फिर इक्वेशन क्या बन जाएगा, फिर S इज इक्वल टू VIT का स्पेशल केस आ जाएगा। स्टूडेंट्स न्यूटन थर्ड इक्वेशन है 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। इसमें भी अगर हम क्या कर दें, अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को 0 कर दें, अगर इनिशियल वेलोसिटी को 0 कर दें तो स्टूडेंट्स एक फॉर्म इसका आता है कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर द रूट 2AS। दूसरा फॉर्म इसका आता है कि A इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर बाई 2S। और तीसरा फॉर्म इसका आता है S इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर बाई 2A। स्टूडेंट्स यहाँ भी डिफरेंट प्रोपोर्शनैलिटीज पे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। और अगर हम एक्सेलरेशन को 0 कर दें और इसे सॉल्व करें इक्वेशन को, तो आपके साथ VF इज इक्वल टू VI आ जाएगा। ये आपके साथ न्यूटन इक्वेशंस पे थोड़ी सी बात हो गई। स्टूडेंट्स फ्री फॉल एक ऐसा मोशन होता है जिसमें आपके साथ जो है सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन्वॉल्व होती है और कोई भी दूसरा अदर फोर्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। इसी मोशन को हम आगे जाके प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट MCQ यहाँ पे फ्री फॉल के बारे में समझ लेते हैं, जो कि अक्सर औकात जो है स्टूडेंट्स इस MCQ को जो है क्रैक नहीं कर पाते और इसको जो है इसके मेन मकसद को समझ नहीं पाते। तो जरा फ्री फॉल में उस MCQ को डिस्कस करते हैं और बाकी फ्री फॉल की कुछ और डिटेल्स हैं वो हम फिर आगे जाके पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स MCQ और से सुने, आपने आंसर करना है इसे। आपसे कहा गया है कि एक बॉडी पहले डाउनवर्ड मोशन में है और फिर वो अपवर्ड मोशन में है। अच्छा, जब वो डाउनवर्ड मोशन में है तो उसकी जो एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड मोशन में, उसकी एक्सेलरेशन जो है वो प्लस g के इक्वल है। प्लस g के इसलिए इक्वल है क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। और जब वो अपवर्ड मोशन में है, इस एक्सेलरेशन को मैं A1 कह देता हूं। डाउनवर्ड मोशन में जो एक्सेलरेशन है A1, उसकी एक्सेलरेशन प्लस g है। और स्टूडेंट्स जब वो अपवर्ड मोशन में है तो फिर उसकी एक्सेलरेशन जो है वो माइनस g है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन A1 एंड A2, व्हाट इज द एंगल बिटवीन A1 एंड A2। स्टूडेंट्स आप कमेंट्स में बताएं मुझे, 0 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज या नन। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दें कि आपके साथ इस सिचुएशन में A1 और A2 के दरमियान कौन सा एंगल होगा। जी स्टूडेंट्स,
स्टूडेंट्स तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम जो है इस प्लस जी और माइनस जी को देखकर किस एंगल को सेलेक्ट कर लेते हैं, 180 एंगल को सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। एक्चुअल जो एंगल है इसके दरमियान वो आपके साथ 0 डिग्रीज है। स्टूडेंट्स कैसे 0 डिग्रीज है, मुझे जरा बताएं। इस डाउनवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होगी? स्टूडेंट्स डाउनवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, लेकिन अपवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होगी? स्टूडेंट्स वो भी तो डाउनवर्ड होगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ होती है। तो चाहे A1 है वो भी डाउनवर्ड है, चाहे A2 है वो भी डाउनवर्ड है। तो स्टूडेंट्स इनके दरमियान एंगल क्या हुआ? इनके दरमियान तो एंगल 0 हुआ। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब इनके दरमियान एंगल 0 है तो फिर इस प्लस जी और माइनस जी का क्या मतलब हुआ? स्टूडेंट्स इस पे हम आगे बात करेंगे फिर कि इस प्लस जी और माइनस जी का मतलब क्या होता है। हम इस पे आगे बात करेंगे कि एक्सेलरेशन के साथ प्लस क्यू लगाया जाता है और एक्सेलरेशन के साथ माइनस क्यू लगाया जाता है। लेकिन फिलहाल हम बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स न्यूटन लॉज की तरफ। तो आपके साथ न्यूटन के 3 लॉज हैं, इसको जल्दी जल्दी कवर अप करेंगे क्योंकि ये सारी बातें वैसे भी आपको क्लियर है। सिर्फ एक बात ध्यान में रखें कि न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है ये हमें डिफिनीशन ऑफ फोर्स के बारे में भी बताती है और ये हमें प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के बारे में भी बताती है। ये हमें जिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के बारे में बताती है उसको हम इनर्शिया कहते हैं और इसीलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपका एक एमसीक्यू आए और इसमें डिफिनीशन ऑफ फोर्स भी ऑप्शन में मौजूद हो और प्रॉपर्टी ऑफ मैटर भी ऑप्शन में मौजूद हो, तो स्टूडेंट्स हम फर्स्ट प्रेफरेंस पर किसे देंगे? हम न्यूटन फर्स्ट लॉ की फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो डिफिनीशन ऑफ फोर्स को देंगे। और न्यूटन फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट जो है वो आपको पता है, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स न्यूटन सेकंड लॉ ने न्यूटन फर्स्ट लॉ ने फोर्स को डिफाइन किया है, न्यूटन सेकंड लॉ ने हमें फोर्स की क्वांटिटेटिव एनालिसिस दी है। मतलब न्यूटन सेकंड लॉ ने हमें फोर्स का क्या दिया है? मैथमेटिकल फॉर्म दिया हुआ है, F = ma, और फिर वहां से हम 1 न्यूटन को भी डिफाइन करते हैं। और स्टूडेंट्स न्यूटन थर्ड लॉ ने हमें क्या कहा है? न्यूटन थर्ड लॉ ने हमें कहा है कि फोर्सेस जो हैं ये इस यूनिवर्स में अकेले नहीं आते, फोर्सेस इस यूनिवर्स में हमेशा पेयर में आते हैं। मतलब अगर इस यूनिवर्स में एक्शन आता है तो उसका रिएक्शन भी आता है। वो न्यूटन थर्ड लॉ ने हमें फोर्स की प्रॉपर्टी के बारे में बताया है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ने फोर्स को डिफाइन किया है, न्यूटन सेकंड लॉ ने फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्म दिया है और न्यूटन थर्ड लॉ ने हमें फोर्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई है कि आपके साथ जो है फोर्सेस हमेशा पेयर में आते हैं। स्टूडेंट्स ये जो न्यूटन थर्ड लॉ में एक्शन और रिएक्शन है, न्यूटन थर्ड लॉ में जो एक्शन और रिएक्शन है, तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये एक्शन और रिएक्शन किसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्शन और रिएक्शन या तो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? फोर्सेस को, या फिर एक्शन और रिएक्शन रिप्रेजेंट करते हैं चेंज इन मोमेंटम को, और या फिर एक्शन और रिएक्शन रिप्रेजेंट करते हैं इंपल्स को। ठीक है, मतलब ये जो वर्ड्स हैं एक्शन और रिएक्शन, इससे हम क्या मतलब लेंगे? या तो हम इससे मतलब लेंगे फोर्स का, या हम इससे मतलब लेंगे चेंज इन मोमेंटम का, और या हम इससे मतलब लेंगे किसका? इंपल्स का। और ये अगर एक्शन और रिएक्शन से हम मतलब फोर्स का ले लें तो स्टूडेंट्स न्यूटन थर्ड लॉ में एक्शन और रिएक्शन की 5 प्रॉपर्टीज हैं। एक्शन और रिएक्शन मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, ये 2 डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं, ये कभी बैलेंस नहीं करते और इनका नेचर सेम होता है। स्टूडेंट्स नेचर सेम होता है का मतलब अगर एक्शन एक ग्रेविटेशनल फोर्स है तो रिएक्शन भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अगर एक्शन जो है फ्रिक्शंस की वजह से है तो रिएक्शन भी फ्रिक्शंस की वजह से होगा। अगर एक्शन एक आपके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो रिएक्शन भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो मतलब एक्शन और रिएक्शन का नेचर क्या होगा स्टूडेंट्स? एक्शन और रिएक्शन का नेचर सेम होगा। स्टूडेंट्स ये थोड़ी सी बातें हमने कर ली न्यूटन लॉज पे, और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ आते हैं कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन का पता हमें कैसे चलता है। ठीक है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन का पता हमें कैसे चलता है, ये बहुत जरूरी टॉपिक है। और इसमें हमने जो ऊपर एक एमसीक्यू किया था वो प्लस जी और माइनस जी का, उसमें हम इस टॉपिक में अब एक्सप्लेन करेंगे कि एक्सेलरेशन के साथ पॉजिटिव साइन का क्या मतलब होता है और एक्सेलरेशन के साथ नेगेटिव साइन का क्या मतलब होता है। तो स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन का पता हमें 2 तरीकों से चल सकता है। या तो हम एक्सेलरेशन को कंपेयर करते हैं फोर्स के साथ, या हम उसे फिर कंपेयर करते हैं वेलोसिटी के साथ। जब भी आपने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन का पता लगाना होता है तो या आपको उसको फोर्स के साथ कंपेयर करना होता है या आपको एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के साथ कंपेयर करना होता है। स्टूडेंट्स अगर आप एक्सेलरेशन को किसके साथ कंपेयर करेंगे? फोर्स के साथ, तो फिर तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये तो न्यूटन सेकंड लॉ है कि एवरी फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन इट्स ओन डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर फोर्स राइट की तरफ है एक्सेलरेशन भी राइट की तरफ है, अगर फोर्स लेफ्ट की तरफ है एक्सेलरेशन भी लेफ्ट की तरफ है, अगर फोर्स अपवर्ड है एक्सेलरेशन भी अपवर्ड है। लेकिन अगर आपने क्या करना है, फोर्स एक्सेलरेशन को किसके साथ कंपेयर करना है? वेलोसिटी के साथ। तो फिर आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी चाहिए होगी कि क्या वेलोसिटी बढ़ रही है, क्या वेलोसिटी कम हो रही है और क्या वेलोसिटी सेम है। स्टूडेंट्स अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब ये होगा कि फिर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होगी, और स्टूडेंट्स इसी एक्सेलरेशन के साथ हम प्लस लगाते हैं। तो प्लस एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है? जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम हो तब एक्सेलरेशन के साथ प्लस लगाया जाता है और इसकी वजह से हमेशा स्पीड बढ़ती है। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन की वजह से स्पीड क्या हो रही हो? कम हो रही हो, तो फिर स्टूडेंट्स याद रखें फिर एक्सेलरेशन वेलोसिटी को पैरेलल नहीं होती, फिर एक्सेलरेशन वेलोसिटी को एंटी पैरेलल होती है। और इस एक्सेलरेशन के साथ आपने देखा माइनस लगाया जाता है। और तो माइनस लगाने का क्या मकसद हुआ? माइनस लगाने का मकसद हुआ कि ये एक्सेलरेशन स्पीड को बढ़ाएगी नहीं, बल्कि ये एक्सेलरेशन स्पीड को कम कर देगी। और अगर स्टूडेंट्स स्पीड कांस्टेंट है तो फिर तो उस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन का साइन है ये तब इंपॉर्टेंट होता है जब एक्सेलरेशन को किसके साथ कंपेयर किया जाए? जब एक्सेलरेशन को कंपेयर किया जाए किसके साथ? वेलोसिटी के साथ। मतलब जब आपने ये देखना हो कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ा रही है या एक्सेलरेशन वेलोसिटी को कम कर रही है, तब एक्सेलरेशन का साइन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अदरवाइज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन की तरफ होती है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स एमसीक्यूज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और जो है वो जहन में याद रखें।
फोर्स, एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन मोमेंटम, इन तमाम की डायरेक्शन हमेशा सेम होगी। फोर्स की, एक्सेलरेशन की, चेंज इन वेलोसिटी की और चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? सेम होगी। स्टूडेंट्स अब आते हैं मोमेंटम टॉपिक की तरफ। मोमेंटम की डिफिनीशन है क्वांटिटी ऑफ मोशन, इसका मैथमेटिकल फॉर्म है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, फार्मूला है p इज इक्वल टू mv। जो मोमेंटम की डायरेक्शन होगी वो कौन सी? वेलोसिटी वाली डायरेक्शन होगी। स्टूडेंट्स अगर प्रोपोर्शनैलिटीज डिस्कस करें तो इसकी 3 प्रोपोर्शनैलिटीज हैं, वो आपको क्लियर होगी। इस पहले की ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगी और इसका स्लोप मास को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरे ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, इस तीसरे ग्राफ में स्लोप इंपॉर्टेंट नहीं है, इस ग्राफ में एरिया इंपॉर्टेंट है और वो मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेगा। स्टूडेंट्स मोमेंटम और फोर्स के दरमियान एक रिलेशन है F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी। तो अगर हम किसका ग्राफ बनाएं, हम जो है वो ग्राफ बनाए F और डेल्टा पी का, तो स्टूडेंट्स वो स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा, अगर हम F और T का ग्राफ बनाएं तो इस ग्राफ का जो आपके साथ एरिया होगा, F और T ग्राफ का जो एरिया होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो चेंज इन मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेगा। सो द एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स चेंज इन मोमेंटम। स्टूडेंट्स इस फार्मूला के लिहाज से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और वो सबसे पहले तो ये बात है कि इस फार्मूला को जरा देखें, इससे दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम निकालेंगे। अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो उस बॉडी का मोमेंटम चेंज नहीं होगा, और अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर देंगे तो फिर उसका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब फोर्स जो है ये किसी बॉडी के मोमेंटम को चेंज कर देता है। ठीक है, और किस तरह चेंज करता है? देखिए, हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी को चेंज कर देता है, तो फोर्स किसी बॉडी का मोमेंटम, और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो मोमेंटम भी चेंज हो जाती है। स्टूडेंट इस फार्मूला को एक अलग नजरिए से भी देखने की कोशिश करें, और वो अलग नजरिया ये है कि जब भी आप किसी बॉडी के मोमेंटम को चेंज करते हो तब वो बॉडी आप पे फोर्स अप्लाई करती है। मिसाल के तौर पे आपकी तरफ एक बॉल आ रही है और आपने उस बॉल को कैच करना है, तो वो बॉडी, आप उसके मोमेंटम को चेंज करना चाहते हो, वो बॉडी मोशन में है, जब आप उसे कैच करोगे तो वो बॉडी किस में आ जाएगी? वो रेस्ट में आ जाएगी। तो वो बॉडी आप पे उसने क्यों फोर्स अप्लाई की? आप पे उसने इसलिए फोर्स अप्लाई की क्योंकि आपने उसके मोमेंटम को चेंज करने की कोशिश की। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है वो आपको थप्पड़ मार रहा है, ठीक है, तो आपका जो आपके साथ फेस है वो उस बंदे के मूविंग हैंड को रोकने की कोशिश करता है। तो जब वो मूविंग हैंड को रोकने की कोशिश करेगा तो उसका मूविंग हैंड क्या करेगा? वो आपके फेस पे फोर्स अप्लाई करेगा। तो क्या जरूरत थी उसके मूविंग हैंड के मोमेंटम को चेंज करने की? अगर आप उसके मूविंग हैंड के मोमेंटम को चेंज नहीं करती, या आपका फेस उसके मूविंग हैंड के रास्ते में नहीं आता, तो फिर आपको थप्पड़ भी नहीं लगता। तो देखिए, जब भी आप किसी बॉडी के मोमेंटम को चेंज करने की कोशिश करते हैं, वो बॉडी आप पे क्या अप्लाई करती है? वो बॉडी आप पे फोर्स अप्लाई करती है। तो ये इस फार्मूला से रिलेटेड जो है कुछ जरूरी बातें थी। स्टूडेंट्स आपके साथ एक फार्मूला और भी है काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ, और वो फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। स्टूडेंट्स ये जो फार्मूला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इस फार्मूला पे भी प्रोपोर्शनैलिटीज के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हम मोमेंटम को डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर पड़ता है? तो स्टूडेंट्स अगर हम मोमेंटम को डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी आपके साथ 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। इसी तरह इसी फार्मूला से अगर हम मोमेंटम को सब्जेक्ट कर दें तो ये फार्मूला बनता है 2 मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट्स अगर इसमें अब आपको बता दिया जाए कि हम काइनेटिक एनर्जी को 4 टाइम्स कर दें तो मोमेंटम पे कितना फर्क पड़ेगा? मोमेंटम पे जो है वो आपके साथ कितना फर्क पड़ेगा? मोमेंटम आपके साथ 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी अगर 4 टाइम्स बढ़ गई तो मोमेंटम आपके साथ 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये तो प्रोपोर्शनैलिटीज जो हैं वो तो आपको क्लियर होनी चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के फार्मूलाज हैं इस पे अक्सर परसेंटेजेस के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मतलब आपसे पूछा जाता है कि अगर हम मोमेंटम को 20% बढ़ा दें या मोमेंटम को 20% कम कर दें तो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज आपके साथ कितना आता है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं एमडी कैट में देखे गए हैं, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेजेस के क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के शॉर्टकट्स जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के बुक्स में लिखे गए हैं, मैंने उन शॉर्टकट्स को इकट्ठे करने की कोशिश की है। तो या तो आप जो है ये 4 फार्मूलाज आपने जहन में याद रखने हैं। ठीक है, 2 फार्मूलाज उस वक्त यूज़ करने हैं जब मोमेंटम का डेटा गिवन हो और आपने काइनेटिक एनर्जी का डेटा निकालना हो, और 2 शॉर्टकट्स उस वक्त यूज़ करने हैं जब काइनेटिक एनर्जी का डेटा गिवन हो और आपने मोमेंटम का डेटा निकालना हो। तो ये 4 फार्मूलाज हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। इनको 1 बाय 1 हर एक पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाकी ये फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। लेट्स सपोज आपका क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स कि द मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 20%, मतलब परसेंटेज मोमेंटम इंक्रीज कितना गिवन है? 20%। तो अब आपने देखना है कि काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज कितना आएगा। स्टूडेंट्स इसके लिए जो आप फार्मूला उठाएंगे वो आप ये वाला फार्मूला उठाएंगे, लेकिन इस फार्मूला में एक बात का ख्याल रखना है। इसमें आप देखें मैंने यहाँ परसेंटेज मोमेंटम नहीं लिखा, डेल्टा पी लिखा है। तो स्टूडेंट्स आपने 20% नहीं लिखना, आपने 20% की जगह 0.2 लिखना है। ये बात बहुत जरूरी है कि आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इस फार्मूला में पुट करना है। ठीक है, तो अब जरा देखें ये चेंज इन मोमेंटम 0.2 हो जाएगा, 0.2 1 के साथ प्लस होगा तो 1.2 हो जाएगा। स्टूडेंट्स 1.2 का स्क्वायर लेना है, 1.2 का स्क्वायर 1.44 हो जाएगा, 1.44 से 1 माइनस करना है तो ये 0.44 हो जाएगा, और 0.44 के साथ 100 मल्टीप्लाई करना है तो ये 44 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर मोमेंटम 20% इंक्रीज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी कितनी परसेंट इंक्रीज हो जाएगी? 44%। अच्छा, अगर मोमेंटम 20% डिक्रीज हो गया, परसेंटेज डिक्रीज इन मोमेंटम क्या हो गया? 20%। अब स्टूडेंट्स आपने ये दूसरा फार्मूला अप्लाई करना है, लेकिन इसमें भी आपने परसेंट डिक्रीज की वैल्यू नहीं लिखनी, फ्रैक्शन की वैल्यू लिखनी है। तो देखें 1 माइनस 0.2 से 0.8 आ जाएगा, 0.8 का स्क्वायर जो है 0.64 हो जाएगा, 0.64 से 1 माइनस करें तो -36 आ जाएगा, -36 माइनस 0.36 आ जाएगा, -0.36 से
आप अगर 100 मल्टीप्लाई करें तो -36 आ जाएगा। -36 का मतलब डिक्रीज है, तो मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी कितनी परसेंटेज से डिक्रीज हो जाएगी? 36% से। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स अगर काइनेटिक एनर्जी पे क्वेश्चन हो तो आप मोमेंटम को भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन उसी बात का आपने ध्यान रखना होगा कि आपने उस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद पुट करना होगा। स्टूडेंट्स अगर आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो फिर ये वाले फॉर्मूलाज यूज करें। ठीक है, अब देखें जरा इसको देखें, इसी क्वेश्चन को देख लें कि मोमेंटम वाज इंक्रीज्ड बाय 20%। अब यहाँ पे मैंने डेल्टा पी नहीं लिखा, परसेंट पी लिखा है, तो इसको एज इट इज आपने लिखना है। अब देखें 2 इंटू 20 से क्या आ जाएगा? 2 इंटू 20 से 40 आ जाएगा। अच्छा, फिर 20 का स्क्वायर ले लें, 20 का स्क्वायर 400 आता है, 400 बाय 100 से 4 आ जाएगा, तो 20 प्लस 4 सॉरी 40 प्लस 4 से आंसर आ जाएगा 44। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूलाज भी यूज कर सकते हैं, तो ऊपर वाले फॉर्मूलाज भी यूज कर सकते हैं, ये नीचे वाले भी यूज कर सकते हैं, दोनों में जो आपको आसान लगे वो फॉर्मूलाज आप यूज कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो है फ्री फॉल मोशन के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमने डिस्कस करनी है, क्योंकि ये इस पे भी क्वेश्चंस बार बार देखे गए हैं। फ्री फॉल मोशन में न्यूटन इक्वेशंस जो होती हैं ये हमारा काफ़ी टाइम कंज्यूम कर लेती हैं, तो जरा कुछ ट्रिक्स समझते हैं फ्री फॉल मोशन के बारे में। स्टूडेंट्स, फ्री फॉल मोशन जो होता है इसमें ये लेट्स सपोज आप कंसिडर करें कि एक बॉडी है, ठीक है, और ये आपके साथ क्या कर रही है? ये आपके साथ नीचे आ रही है। ठीक है, अच्छा मैं टाइम्स ले लेता हूँ, ये जो है 0 सेकेंड है। ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट सेकेंड है, फिर ये लेट्स सपोज सेकेंड है, ये वाला थर्ड सेकेंड है, ये वाला फोर्थ सेकेंड है, यहाँ पर फिफ्थ सेकेंड है, और ये सिक्स्थ सेकेंड, और फिर आप इसको जनरलाइज करते जाएं। ठीक है, वो बाकी बातें सबकी जो है वो सेम आएगी, आप उसे आसानी से जनरलाइज कर लेंगे। ठीक है, अच्छा इस पे वेलोसिटीज भी शो कर लेता हूँ। ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे वेलोसिटी 10 हो जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी 20 हो जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी 30 हो जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी 40 हो जाएगी, फिर वेलोसिटी 50 हो जाएगी, फिर वेलोसिटी 60, और इस तरह जाते जाए। क्यों ये वेलोसिटी 10 से बढ़ रही है? क्योंकि फ्री फॉल में डाउनवर्ड मोशन में जो एक्सेलरेशन होती है वो एक्सेलरेशन आपके साथ प्लस जी के इक्वल होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो है बहुत ज़रूरी बात, ये जो 0 से लेकर 1 तक का सेकंड्स हैं, इसमें बॉडी कितना फासला कवर करती है? इसमें बॉडी 5 मीटर्स कवर करती है। अच्छा 1 से लेकर 2 सेकंड्स जो हैं, इसमें बॉडी कितना फासला कवर करती है? इसमें 15 मीटर्स कवर करती है। इसी तरह 2 से लेकर 3 सेकंड्स तक 25 मीटर्स कवर करती है, 3 से लेकर 4 सेकंड्स तक 35 मीटर्स, फिर 45 मीटर्स, फिर 55 मीटर्स, फिर 65 मीटर्स, और इस तरह जाते जाएं। स्टूडेंट्स, ये जो हमने डेटा रिप्रेजेंट किया है, ये डेटा आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। बहुत से क्वेश्चंस को डील करने के लिए ये डेटा आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, अच्छा कैसे हेल्प करेगा? अगर आपसे स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं कि फ्री फॉल में जब वेलोसिटी 10 से 40 तक पहुंचती है, जब वेलोसिटी 10 से 40 तक पहुंचती है, लेकिन 10 से 40 तक, तो कितना फासला कवर हो जाता है? तो स्टूडेंट्स आपने सिंपल क्या करना है? 15 प्लस 25 प्लस 35। इसी तरह अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्री फॉल के पहले सेकंड, दूसरे सेकंड और तीसरे सेकंड का रेशो क्या है, तो स्टूडेंट्स आपने रेशो लेना है 5, 15 और 25 का, तो इसका रेशो आ जाएगा 1:3:5। स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा जाए कि अपवर्ड मोशन में जब 60 से वेलोसिटी 40 पे चली जाती है तो बॉडी कितना फासला कवर करता है, तो आपने कहना है 55 प्लस 45। या आपसे पूछा जाए कि अपवर्ड मोशन में जब 30 से वेलोसिटी 0 पे चली जाती है तो कितना फासला कवर होता है, स्टूडेंट्स आपने कहना है 25 प्लस 15 प्लस 5। तो स्टूडेंट्स ये टेबल जो है बहुत से क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज़रूरी टेबल है। अब स्टूडेंट्स आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की तरफ। स्टूडेंट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चेंज इन मोमेंटम हमेशा 0 होता है, इनिशियल मोमेंटम हमेशा फाइनल मोमेंटम के इक्वल होता है। मतलब आपके साथ एम वी जो होगा ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब वी और एम में हमेशा क्या होगी? इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी होगी। लेकिन स्टूडेंट्स सबसे पहले समझ लें कि आइसोलेटेड सिस्टम कहते किसे हैं। स्टूडेंट्स आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिस सिस्टम का मास भी कांस्टेंट हो और जिस सिस्टम की एनर्जी भी कांस्टेंट हो, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। और स्टूडेंट्स याद रखिए ये एक ही सिस्टम है जिसका मास भी कांस्टेंट है और जिसकी एनर्जी भी कांस्टेंट है, और उस सिस्टम को कहा जाता है द होल यूनिवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिए आपके साथ 5 किस्म के सिस्टम्स हैं फिजिक्स में: ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, आइडियल सिस्टम और प्रैक्टिकल सिस्टम। ओपन सिस्टम वो होता है जिसमें मास और एनर्जी दोनों कांस्टेंट नहीं होती। क्लोज सिस्टम वो होता है जिसमें मास तो कांस्टेंट होता है लेकिन एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती। आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें मास और एनर्जी दोनों कांस्टेंट होती है। आइडियल सिस्टम वो होता है जिसमें हम लॉसेस कंसीडर नहीं करते, और प्रैक्टिकल सिस्टम वो होता है जिसमें हम लॉसेस कंसीडर करते हैं। तो ये फिजिक्स में 5 तरीकों के आपके साथ क्या है? सिस्टम्स हैं। तो स्टूडेंट्स आइसोलेटेड सिस्टम का जब भी वर्ड आता है तो हमने इससे क्या मतलब लेना है? हमने इससे मतलब लेना है पूरे यूनिवर्स का। तो मतलब ये हुआ कि पूरे यूनिवर्स का मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, अच्छा इंडिविजुअल बॉडीज का मोमेंटम चेंज हो सकता है लेकिन पूरे यूनिवर्स का मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं होगा। अच्छा इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को जरा आप न्यूटन थर्ड लॉ के साथ रिलेट करें। स्टूडेंट्स न्यूटन थर्ड लॉ ने हमें क्या कहा था कि इस यूनिवर्स में जो फोर्सेज आते हैं वो पेयर में आते हैं, वो सिर्फ एक्शन नहीं आता, रिएक्शन भी आता है। तो स्टूडेंट्स जब फोर्सेज पेयर में आएंगे तो अगर एक्शन मोमेंटम को पॉजिटिव में चेंज कर देगा तो रिएक्शन मोमेंटम को नेगेटिव में चेंज कर देगा। तो इंडिविजुअल बॉडीज के मोमेंटम्स तो
चेंज हो जाएंगे, लेकिन यूनिवर्स के मोमेंटम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फोर्सेस तो हमेशा पेयर में आते हैं। तो आपने देखा कि न्यूटन थर्ड लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को सपोर्ट करता है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ये न्यूटन थर्ड लॉ को सपोर्ट करता है। तो स्टूडेंट्स ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपने इस बात पे गौर नहीं किया होगा कि जिस प्रॉब्लम को आप न्यूटन थर्ड लॉ से एक्सप्लेन करते हैं, उसी प्रॉब्लम को आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स जब हम न्यूटन थर्ड लॉ डिस्कस कर रहे थे, तो उधर मैंने आपसे कहा था कि एक्शन और रिएक्शन का मतलब सिर्फ फोर्सेस नहीं होते, एक्शन और रिएक्शन का मतलब चेंज इन मोमेंटम्स भी होती हैं। तो वहां से भी ये अंदाजा होता है कि न्यूटन थर्ड लॉ सपोर्ट करता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सपोर्ट करती है न्यूटन थर्ड लॉ को। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और बात ध्यान में रखें, ये भी बहुत जरूरी बात है। चेंज इन मोमेंटम ऑफ द यूनिवर्स ये हमेशा जीरो होगी, ये हमेशा जीरो होगी। अगर आपसे कहा जाए यूनिवर्स का मोमेंटम कभी चेंज हो सकता है, हम कहेंगे कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इस यूनिवर्स का एक हिस्सा है, क्या उसका मोमेंटम चेंज हो सकता है, तो हम कहेंगे कि पॉसिबिलिटी है कि ना हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि चेंज हो जाए। तो स्टूडेंट्स कौन डिसाइड करेगा? फोर्स डिसाइड करेगा। अगर फोर्स जीरो है तो मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आप फोर्स अप्लाई कर दें तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा। लेकिन किसका? बॉडी का। चाहे आप फोर्स अप्लाई करें ना करें, यूनिवर्स का मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, यूनिवर्स का मोमेंटम हमेशा जीरो रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमने जो है आज के लेक्चर तक मोमेंटम और उसकी कंजर्वेशन तक बातें कर ली हैं। अभी भी इस चैप्टर में कोलिजन्स जो हैं, और कोलिजन्स के बाद फिर प्रोजेक्टाइल मोशन का एक पोर्शन हमारा रहता है, और इस पे इंशाल्लाह फिर हम कल के लेक्चर में बात करके जो है फिर उसके एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। तो आज का लेक्चर इसी जगह पे वाइंड अप करते हैं, और कल के लेक्चर में जो चीज़ें हमसे रह गई हैं उस पर दोबारा बात करेंगे, और साथ में जो है हम एमसीक्यूज की डिस्कशन भी थोड़ी सी कल के लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, और जो एमसीक्यूज फिर रह जाते हैं वो इंशाल्लाह फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर अप कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टडीज़ बरकरार रखें और अपना ख्याल रखें, और जो है इंशाल्लाह कल के लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम रेस्ट एंड मोशन का जो हाफ से कम पोर्शन रह गया था वो डिस्कस करेंगे, और साथ में जो है फिर आगे इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज़ हैं वो जो है उस पर बातचीत होगी हमारी। तो बस थोड़ी देर में स्टार्ट लेते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स आगाज़ करते हैं। और हमने कल तक जो है वो मोमेंटम का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, और इस लेक्चर में हमने कोलिजन और प्रोजेक्टाइल मोशन को जो है वो वाइंड अप करना है, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स कोलिजन जो है फिजिक्स में ऐसे स्टेट को कहते हैं कि जब बॉडीज़ आपस में इतनी करीब आ जाएं कि वो एक दूसरे को और एक दूसरे के स्टेट को इन्फ्लुएंस करने लगें, तो हम कहते हैं कि कोलिजन जो है वो अकर हो गया है। मतलब कोलिजन के लिए दो बॉडीज़ का जो है वो फिजिकली टच होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, फिजिकल कंटेक्ट दो बॉडीज़ का इंपॉर्टेंट नहीं है कोलिजन के लिए। वो अगर बॉडीज़ जो है एक दूसरे के इतने करीब भी आ जाएं कि वो एक दूसरे के स्टेट को इन्फ्लुएंस जो है वो कर लें, तो उसे भी हम कोलिजन कह देते हैं। स्टूडेंट्स कोलिजन की दो टाइप्स हैं, इलास्टिक और इनइलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन कंजर्व रहती है। इनइलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वो कंजर्व नहीं रहती। तो स्टूडेंट्स हम जो अपनी डेली लाइफ में कोलिजन देखते हैं वो कोलिजन होते हैं जिसमें फिजिकल टच इन्वॉल्व होता है, और जब फिजिकल टच इन्वॉल्व होता है स्टूडेंट्स, तो रफ एरियाज जो हैं वो इन कंटेक्ट आते हैं। जब रफ एरियाज इन कंटेक्ट आते हैं तो फ्रिक्शंस डेवलप होती हैं। जब फ्रिक्शंस डेवलप होती हैं तो उन फ्रिक्शंस के खिलाफ वर्क करना पड़ता है, और जब फ्रिक्शंस के खिलाफ वर्क करना पड़ता है स्टूडेंट्स, तो आपके साथ क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा लॉस हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स आप सोचें कि अगर हमारे साथ बॉडीज़ बिल्कुल स्फेरिकल हों, बिल्कुल स्फेरिकल बॉडीज़ हों, तो जब ये कोलाइड होंगी तो इनका सिर्फ एक पॉइंट टच होगा। जब इनका एक पॉइंट टच होगा तो वो पॉइंट का एरिया ना होने के बराबर होगा, और वो फ्रिक्शंस भी ना होने के बराबर होंगी, और उनके खिलाफ वर्क भी ना होने के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स ऐसे कोलिजन्स को फिर हम नाम दे सकते हैं कि ये कोलिजन्स क्या होंगे, ये कोलिजन्स आपके साथ नियरली इलास्टिक होंगे। ठीक है, नियरली इलास्टिक होंगे। और स्टूडेंट्स अगर हम फिर इन स्फेरिकल बॉडीज़ के साइज़ को भी हद से ज़्यादा छोटा कर दें, मतलब हम किस लेवल पे चले जाएं, सब एटॉमिक लेवल पे चले जाएं, तो स्टूडेंट्स सब एटॉमिक लेवल पे आपके साथ जितने भी कोलिजन्स होंगे वो सारे फिर क्या हो जाएंगे, वो सारे फिर इलास्टिक हो जाएंगे। तो जितने भी सब एटॉमिक लेवल्स पे पार्टिकल्स हैं उनके कोलिजन्स क्या होते हैं, उनके कोलिजन्स इलास्टिक होते हैं। स्टूडेंट्स परफेक्टली इलास्टिक किसे कहते हैं, जिसमें आपके साथ काइनेटिक एनर्जी जो है बिफोर और आफ्टर कोलिजन सेम रहे। लेकिन स्टूडेंट्स परफेक्टली इनइलास्टिक किसे कहेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक उन कोलिजन्स को कहेंगे जिनमें आपके साथ बिफोर तो काइनेटिक एनर्जी मौजूद हो, लेकिन आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाए। ऐसे कोलिजन्स को हम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन्स कहेंगे। स्टूडेंट्स
इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के लिए आपके साथ एक फार्मूला है v1 माइनस वी2 इज इक्वल टू माइनस v1 डैश माइनस वी2 डैश। इस फार्मूला को नॉर्मली हम ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बट ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होती है वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के इक्वल होती है, लेकिन इसकी डायरेक्शन हमेशा आपके साथ ऑपोजिट होती है। स्टूडेंट्स, ऑपोजिट डायरेक्शन का क्या मतलब है? ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये है कि आप मिसाल के तौर पे ले लें कि बॉडी 1 की वेलोसिटी 5 है और बॉडी 2 की वेलोसिटी आपके साथ 3 है। तो स्टूडेंट्स, बिफोर कोलिजन जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, अच्छा रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब ये है कि बॉडी 1 को बॉडी 2 की वेलोसिटी कैसे लगेगी। ठीक है, बॉडी 1 को बॉडी 2 की वेलोसिटी ऐसे लगेगी कि बॉडी 1 को फील होगा कि ये बॉडी 2 मेरी तरफ आ रही है, किस स्पीड से? 2 मीटर्स पर सेकंड से। तो इसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। लेकिन स्टूडेंट्स, जब कोलिजन हो जाएगा तो इस पहले वाली की स्पीड 3 हो जाएगी और दूसरे वाली की स्पीड आपके साथ 5 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अब इस पहले वाली बॉडी को क्या फील होगा? अब इस बॉडी को फील होगा कि ये बॉडी 2 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, लेकिन अब मुझसे दूर जा रही है। तो इसको कहते हैं द रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन बट ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, ये जो फार्मूला हमने मेंशन किया है ये सिर्फ और सिर्फ किन कोलिजन्स पे अप्लाई होता है? जो इलास्टिक भी हो और इलास्टिक के साथ साथ 1D कोलिजन भी हो। स्टूडेंट्स, आपके साथ जो है अगर इलास्टिक कोलिजन इन 1D में आपको मासेस भी गिवन हो और बिफोर कोलिजन आपको वेलोसिटीज भी गिवन हो और आफ्टर कोलिजन आपसे वेलोसिटीज का पूछा जाए, तो ये आपके बुक के दो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। इन फार्मूलाज को जरूर ध्यान में रखें, इनका यूज आपके साथ आ सकता है एमसीक्यूज में। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है इन दो फार्मूलाज से कुछ शॉर्टकट्स निकाले गए हैं, 3 बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स निकाले गए हैं। पहला शॉर्टकट ये है कि अगर दो बॉडीज आपके साथ मासेस उनके सेम हो और एक बॉडी रेस्ट में हो और दूसरा आके उसके साथ कोलाइड करे, तो स्टूडेंट्स वो जिसने कोलाइड किया होगा वो रेस्ट में आ जाएगा और जो रेस्ट वाला था वो उसी स्पीड से मूव करने लगेगा। ये पहला शॉर्टकट है। अच्छा, दूसरा शॉर्टकट स्टूडेंट्स ये है कि अगर m1 का मास m2 से बहुत ज्यादा हो और m1 की स्पीड x हो और v2 जो है वो 0 हो, तो इस केस में स्टूडेंट्स कोलिजन के बाद क्या होगा? m1 की स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जबकि वो छोटी मास होगी वो उस बिगर मास के स्पीड के डबल से मूव करना शुरू कर देगी। ये दूसरा शॉर्टकट है। और स्टूडेंट्स, तीसरा शॉर्टकट आपके साथ जो है, अगर रेस्ट मास जो है वो बहुत बड़ा हो और वो मूविंग मास जो है वो बहुत छोटा हो, तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स? वो रेस्ट मास रेस्ट में ही रहेगा और वो जो मूविंग मास होगा वो उसी स्पीड के साथ बाउंस बैक हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये 3 स्पेशल केसेस याद रखें, लेकिन याद रखें ये 3 स्पेशल केसेस के अपने अपने कंडीशंस हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे अगर आपसे कहा जाए कि एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, तो स्टूडेंट्स इन तीनों शॉर्टकट्स में एक भी शॉर्टकट एप्लीकेबल नहीं है प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल पे, क्योंकि इनके मासेस में इतना फर्क नहीं होता। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, तो फिर आप शॉर्टकट नंबर 2 या शॉर्टकट नंबर 3 अप्लाई कर सकते हैं। तो इन कंडीशंस को जो है वो जहन में रखें। ठीक है, ये शॉर्टकट्स हमेशा अप्लाई नहीं करने, कंडीशंस को देखकर आपने अप्लाई करने हैं। स्टूडेंट्स, एक बात जो है वो जहन में जरूर याद रखें कि जो कोलिजन आपके साथ इनइलास्टिक होती है, जो कोलिजन इनइलास्टिक होती है, उन कोलिजन्स को सॉल्व करने के लिए आपके साथ सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है और वो है मोमेंटम की कंजर्वेशन। ठीक है, ये बात हम यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेन कर लेते हैं कि अगर आपके साथ कौन सी कोलिजन है? इनइलास्टिक कोलिजन है। तो इनइलास्टिक कोलिजन के लिए आपके साथ एक ही चीज़ है सॉल्व करने के लिए, और वो क्या है? वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनइलास्टिक कोलिजन पे आप सिर्फ और सिर्फ क्या अप्लाई कर सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। जबकि इलास्टिक कोलिजन पे आपके साथ बहुत से टूल्स हैं, आप मोमेंटम की कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन और उसके अलावा जो है ये जो हमने अभी फार्मूलाज डिस्कस किए, ये फार्मूला भी आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं और ये दोनों फार्मूलाज भी आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपके साथ इलास्टिक कोलिजन को डील करने के आपके साथ बहुत से टूल्स हैं, फार्मूलाज हैं, जबकि इन इलास्टिक कोलिजन को डील करने का आपके साथ एक ही तरीका है और वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। स्टूडेंट्स, एक बात और भी जहन में याद रखें कि कभी कभार ऐसा होता है कि दो बॉडीज जो हैं वो मूव कर रही होती हैं, लेकिन कोलिजन के बाद वो सिंगल बॉडी बन जाती है। कोलिजन के बाद अगर वो सिंगल बॉडी बन गई है तो याद रखें ऐसी कोलिजन्स हमेशा क्या होती हैं? ऐसी कोलिजन्स हमेशा आपके साथ इनइलास्टिक होती है। तो ऐसी कोलिजन्स पे सिर्फ आप किसकी स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे? आप ऐसी कोलिजन्स पे सिर्फ मोमेंटम की स्टेटमेंट आप अप्लाई करेंगे। आप ऐसी कोलिजन्स पे काइनेटिक एनर्जी की स्टेटमेंट जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपने जो है बात जहन में रखनी है। स्टूडेंट्स, ये जो एमसीक्यूज और लेक्चर्स जो हैं वो हम डिस्कस करते हैं, तो ये आप इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में देखें। इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें तो ये एमसीक्यूज और ये आपके साथ हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं ये उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साथ शेयर हो रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब स्टूडेंट्स कोलिजन्स को डिस्कस करने के बाद जो है हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला की तरफ, जिसको कहते हैं फोर्स ड्यू टू फ्लूइड फ्लो। तो ये बहुत जरूरी फार्मूला है, ये अक्सर इस पे एमसीक्यूज आते हैं। आपसे कहा जाएगा कि लेट्स सपोज मिसाल के तौर पे ये एक पाइप है और इस पाइप से एक फ्लूइड जो है वो निकल रही है और वो फ्लूइड जो है किसी वॉल के साथ टकरा रही है, तो आपसे कहा जाएगा कि ये फ्लूइड इस वॉल पे कितना फोर्स अप्लाई करेगी। तो उसके लिए आपने ये फार्मूला अप्लाई करना होगा, फोर्स ड्यू टू फ्लो। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? फोर्स ड्यू टू फ्लो कहते हैं। तो ये फार्मूला ध्यान में याद रखें, इस पे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, रेस्ट एंड मोशन का लास्ट टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन, बट नॉट द लीस्ट, आपके साथ इंपॉर्टेंस के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में याद रखें कि जनरली ये एक 2D मोशन है और मोशन की दो किस्में होती हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ। मोशन की एक किस्म आपके साथ होती है यूनिफॉर्म मोशन और मोशन की दूसरी किस्म आपके साथ होती है एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होती है जिसमें फोर्स की ज़रूरत नहीं होती, जबकि एक्सेलरेटेड जो है मोशन वो मोशन होती है जिसमें फोर्स की ज़रूरत होती है, जो फोर्स के बगैर जो मोशन नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपके साथ प्रोजेक्टाइल मोशन है ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब ये मोशन आपके साथ फोर्स के बगैर नहीं होगा, इसके लिए फोर्स की ज़रूरत होगी। तो स्टूडेंट्स, कौन से फोर्स की ज़रूरत होगी? इसके लिए एक सिंगल फोर्स की ज़रूरत होगी जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और स्टूडेंट्स एक सिंगल एक्सेलरेशन की ज़रूरत होगी जिसको हम प्लस माइनस जी कहते हैं, प्लस जी इन द डाउनवर्ड मोशन एंड माइनस जी इन द अपवर्ड मोशन। ठीक है, तो आपके साथ जो है इन तमाम बातों को अगर हम कंबाइन करें तो हम कहेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन
is a general 2D accelerated motion under the action of a single force called gravitational force and under the action of a single acceleration called gravitational acceleration। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो आपके साथ प्रोजेक्टाइल मोशन है ये 2D भी हो सकता है और आपके साथ ये 1D भी हो सकता है। अगर आप प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल से थ्रो करोगे तो ये 2D प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, या आप इसे किसी हाइट से रिलीज कर दो या किसी बॉडी को बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर दो तो फिर ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगा, ये 1D मोशन होगा। मतलब कहने का ये है कि आपके साथ ऐसी सिचुएशन भी पॉसिबल है कि प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का x कंपोनेंट 0 ना हो, और ऐसी सिचुएशन भी पॉसिबल है कि प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का x कंपोनेंट आपके साथ 0 हो। तो लेकिन स्टूडेंट्स एक बात याद रखें कि प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ एक ही फोर्स होगा और वो फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अगर इस फोर्स के साथ कोई दूसरा फोर्स शामिल हो जाता है, चाहे वो जो भी फोर्स हो, फिर हम इसे प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कहेंगे। ठीक है, तो अगर इसके साथ एयर रेजिस्टेंस शामिल हो गया या किसी बॉडी का अपना ड्राइविंग फोर्स शामिल हो गया तो फिर इस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कह सकते। स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो एक 2D मोशन है, लेकिन जब हम किसी स्टेयर्स पे जो है वो चढ़ते हैं तो हमारा मोशन भी 2D मोशन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्टाइल 2D मोशन है, लेकिन ये हर 2D मोशन से मुख्तलिफ है। इस मोशन की कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इसको बाकी 2D मोशन से जो है वो सेपरेट करती है और उसको बाकी 2D मोशन से जो है डिफरेंशिएट करती है। और वो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट्स ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में अलोंग एक्स एक्सिस कोई फोर्स नहीं होता, इसीलिए अलोंग एक्स एक्सिस कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी, और इसीलिए अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, और इसीलिए हम कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। स्टूडेंट्स, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में वाई एक्सिस पे फोर्स होता है, उसे हम वेट या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में वाई कंपोनेंट पे एक्सेलरेशन भी होती है, उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। वो +g भी हो सकती है, -g भी हो सकती है। और स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस पे जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है जिसको वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कहते हैं वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, या इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। अगर +g हो तो आपके साथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और अगर -g हो तो आपके साथ वो डिक्रीज करेगी। स्टूडेंट्स, ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये मैंने इस डायग्राम में डायग्रामेटिकली शो करने की कोशिश की है। स्टूडेंट्स, आप ड्यूरिंग द होल प्रोजेक्टाइल देखें तो वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है उसको जरा देखें। वेलोसिटी का x कंपोनेंट आपके साथ चेंज नहीं हो रहा, और वेलोसिटी के y कंपोनेंट को देखें स्टूडेंट्स, अपवर्ड मोशन में कम हो रहा है, टॉप पे y कंपोनेंट 0 हो गया है, और डाउनवर्ड मोशन में आप देखें y कंपोनेंट पर बढ़ रहा है। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोजेक्टाइल मोशन की बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलोंग x एक्सिस आपके साथ वेलोसिटी चेंज नहीं होगी और अलोंग वाई एक्सिस आपके साथ वेलोसिटी चेंज होगी। स्टूडेंट्स, तीन किस्म के एमसीक्यूज और भी ज़हन में याद रखें कि प्रोजेक्टाइल के अपवर्ड मोशन, टॉप पे और डाउनवर्ड मोशन में आपसे कहा जा सकता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का क्या एंगल है, या आपसे कहा जा सकता है कि फोर्स और वेलोसिटी का क्या एंगल है। तो स्टूडेंट्स, अपवर्ड मोशन में ये एंगल 90 से ग्रेटर होता है, टॉप पे ये एंगल 90 होता है, और डाउनवर्ड मोशन में ये एंगल आपके साथ 90 से कम होता है। स्टूडेंट्स, ये तीन बातें जो हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें। स्टूडेंट्स, अब आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की तरफ। प्रोजेक्टाइल की पहली प्रॉपर्टी है हाफ टाइम। हाफ टाइम का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स वी आई साइन थीटा बाई जी। ठीक है, और हाफ टाइम ये कौन सा टाइम होता है, ये आपके साथ स्टार्ट से लेकर जो टॉप होता है जिसको हम सुमिट कहते हैं ये भी हाफ टाइम है, या फिर सुमिट से लेकर आपके साथ एंड तक ये भी हाफ टाइम है। तो स्टूडेंट्स, आपके साथ एक बात ध्यान में रखें कि प्रोजेक्टाइल मोशन की जो टाइम ऑफ फ्लाइट होती है, जितना वो हवा में वक्त गुजारता है, वो जो है उसके बारे में कौन डिसाइड करता है स्टूडेंट्स, उसके बारे में वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट डिसाइड करती है। ये बहुत जरूरी चीज़ है कि वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट होगा वो डिसाइड करेगा कि प्रोजेक्टाइल ज्यादा टाइम के लिए हवा में रहेगा या नहीं, वो कम टाइम के लिए हवा में रहेगा। स्टूडेंट्स, आप जरा फार्मूला को भी देखें। फार्मूला में आपको ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट नजर आ रहा है ये कौन सा कंपोनेंट है, ये स्टूडेंट्स आपके साथ वाई कंपोनेंट है। तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट ये डिसाइड करता है कि प्रोजेक्टाइल ने कितना टाइम गुजारना है, जबकि वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट होता है वो फिर प्रोजेक्टाइल के रेंज को डिसाइड करता है। वाई कंपोनेंट टाइम को डिसाइड करता है और एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होती है वो प्रोजेक्टाइल के रेंज को डिसाइड कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पे बात लिख दी है कि द वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिस्क्राइब्स अबाउट द टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। और फिर स्टूडेंट्स, फुल टाइम का भी फॉर्मूला ध्यान रखें। फुल टाइम का फॉर्मूला आपके साथ है 2vi sin थीटा बाई जी। स्टूडेंट्स, इसके बाद रेंज की तरफ आते हैं। रेंज का फॉर्मूला है वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इस साइन 2 थीटा को आप 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, तो दूसरा फॉर्मूला भी आपके साथ आ जाएगा। स्टूडेंट्स, रेंज जो है ये तीन क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है, मतलब तीन क्वांटिटीज का फंक्शन है ये। पहला ये इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, बाकी दूसरे पे ये एंगल पे डिपेंड करता है, और तीसरे नंबर पे ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को चेंज ना करें तो फिर इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपके साथ रेंज जो होगा वो सिर्फ फिर किस पे डिपेंड करेगा, वो सिर्फ डिपेंड करेगा थीटा पे। ठीक है, और स्टूडेंट्स, अगर रेंज थीटा पे डिपेंड करेगा तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट रेंजेस होंगे, तो फिर हमें ये डिसाइड करना होगा कि सबसे मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे होगा। तो स्टूडेंट्स, वो आपके साथ 45 एंगल पे होगा। जब भी किसी प्रोजेक्टाइल को अगर आप चाहते हैं कि ये मैक्सिमम रेंज तक रीच कर सके तो आपने उसको हमेशा किस एंगल से थ्रो करना है, आपने उसको 45 एंगल से थ्रो करना है, और उस मैक्सिमम रेंज का क्या फॉर्मूला है, वी आई स्क्वायर बाई जी है। स्टूडेंट्स, ये वी आई स्क्वायर बाई जी का जो फॉर्मूला है ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ कब एप्लीकेबल है, जब आपके साथ एंगल क्या होगा, जब एंगल आपके साथ 45 होगा, तो फिर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अदरवाइज जो जनरल फॉर्मूला है वो ये वाला है या ये वाला है। स्टूडेंट्स, रेंज के बारे में दो बातें और भी याद रखें कि जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होता है वो रेंज के बारे में डिसाइड करता है, और इसी तरह रेंज जो होती है ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए सेम होती है। मतलब आपके साथ ये रेंज जो होती है, अगर हम 30 डिग्रीज पर और 60 डिग्रीज पर प्रोजेक्टाइल को थ्रो करें तो दोनों की रेंज आपके साथ सेम होगी। अगर हम 15 डिग्रीज पर और जो है वो 75 डिग्रीज पर थ्रो करें तो दोनों की रेंज सेम होगी। और स्टूडेंट्स, ये बात जो थी ये जो है गैलीलियो ने ये बात कही थी। ठीक है, गैलीलियो जो कि एक साइंटिस्ट था उसने आपके साथ ये बात की थी कि 45 प्लस माइनस थीटा पे जो रेंज होगी स्टूडेंट्स वो आपके साथ क्या होगी, वो सेम होगी। 45 प्लस माइनस थीटा पे रेंज आपके साथ सेम होगी, ये बात गैलीलियो ने की थी।
अच्छा स्टूडेंट्स, ये कुछ बातें हमारे साथ हो गई रेंज के हवाले से। अब आते हैं हाइट के हवाले से कुछ बातें करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, रेंज के हवाले से अगर आपसे ये कह दिया जाए कि कौन से एंगल पे रेंज मैक्सिमम होगी और आपको ऑप्शंस में कह दिया जाए कि 37 डिग्रीज, 42 डिग्रीज, 20 डिग्रीज और 10 डिग्रीज, और आपसे पूछा जाए कि कौन से एंगल पे रेंज जो होती है वो मैक्सिमम होती है, तो स्टूडेंट्स आपको तो पता है कि रेंज जो मैक्सिमम होती है वो तो आपके साथ 45 पे होती है, लेकिन वो 45 का ऑप्शन तो अब यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो हम फिर 45 के करीब करीब ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और हम फिर किसको सिलेक्ट करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे 42 को। स्टूडेंट्स अब हाइट की तरफ आते हैं। हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन का फॉर्मूला है vi² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि हाइट भी तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है, इनिशियल वेलोसिटी पर, जी पर और थीटा पर। लेकिन अगर हम इनिशियल वेलोसिटी और जी को चेंज ना करें तो फिर हाइट इज अ फंक्शन ऑफ एंगल, तो इसका मतलब डिफरेंट एंगल्स पे फिर डिफरेंट हाइट्स होंगी। तो हमें यहाँ भी मालूम होना चाहिए कि कौन से एंगल पे हाइट मैक्सिमम होगी। तो स्टूडेंट्स आपके साथ जो है मैक्सिमम हाइट किस एंगल पे होगी, 90 डिग्रीज पे, और उसका फॉर्मूला है vi²/2g। स्टूडेंट्स रेंज का फॉर्मूला है vi²/g और हाइट का फॉर्मूला है vi²/2g। तो इस मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज का क्या रिलेशन होगा, वो आपके साथ होगा रेंज मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 टाइम्स हाइट मैक्सिमम। लेकिन स्टूडेंट्स एक और रिलेशन भी है आपके साथ जो कि मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट का नहीं है, वो आपके साथ सिंपल रेंज और हाइट का रिलेशन है। और वो रिलेशन आपके साथ क्या है, वो रिलेशन आपके साथ है 4h इज इक्वल टू r टेंजेंट थीटा। स्टूडेंट्स बहुत जरूरी बात है इन फॉर्मूलाज के यूज को समझना कि आपके साथ जो है ये 4h इज इक्वल टू r टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला कब यूज करना है और r मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 टाइम्स h मैक्सिमम, ये फॉर्मूला कब यूज करना है। स्टूडेंट्स ये इस फॉर्मूला की मैं आपको कंडीशन बता देता हूं कि ये r मैक्सिमम इज 2 टाइम्स h मैक्सिमम, ये फॉर्मूला आपने कब यूज करना है। स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन किस तरह होगा, इसका क्वेश्चन इस तरह होगा कि व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट 45 degrees, the range was 30 meters. Now, if the projectile is thrown with 90 degrees, what will be the height? What will be the height? तो अब आपने कहना है स्टूडेंट्स की इसकी हाइट कितनी होगी, वो अगर रेंज 30 है तो इसकी हाइट जो है अब वो क्या होगी, वो 15 मीटर्स होगी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपने देखा कि प्रोजेक्टाइल को दो दफा थ्रो किया गया, एक पहले 45 एंगल के लिए थ्रो किया गया, फिर उसको 90 एंगल के लिए थ्रो किया गया। तो अब आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर प्रोजेक्टाइल को सिर्फ एक दफा थ्रो किया जाएगा, दो दफा एक्सपेरिमेंट नहीं की जाएगी, सिर्फ एक दफा एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, तो फिर स्टूडेंट्स आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है 4h इज इक्वल टू r टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो आपको इन दोनों फार्मूलाज में फर्क पता चल गया होगा कि कौन सा फार्मूला कब यूज करना है। स्टूडेंट्स बहुत जरूरी है एक ग्राफ को समझना, और वो ग्राफ है हाइट का थीटा के साथ ग्राफ और साथ में रेंज का थीटा के साथ ग्राफ। तो स्टूडेंट्स हाइट जो होती है, अगर हम सबसे पहले किसका ग्राफ बनाए, हाइट का, ठीक है, तो हाइट का जो थीटा के साथ ग्राफ होता है ये कुछ ऐसे होता है, ठीक है, ये ऐसे होता है, और 90 डिग्रीज पे आपके साथ हाइट जो होती है वो सबसे मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। और जो रेंज है, अगर साथ में हम इसके साथ रेंज का भी ग्राफ बना लें, तो रेंज का जो थीटा का ग्राफ होता है स्टूडेंट्स वो कुछ ऐसे होता है, देखिए वो ऐसे होता है, ठीक है। मतलब एक एंगल होता है जिसपे रेंज और हाइट दोनों इक्वल हो जाते हैं, और वो एंगल आपके साथ जो है वो एंगल है 76 पे रेंज और हाइट दोनों क्या हो जाते हैं, वो इक्वल हो जाते हैं। स्टूडेंट्स इस रीजन में जब एंगल 76 से क्या है, एंगल 76 से कम है, तो इस रीजन में आप जरा ग्राफ में देखें रेंज की वैल्यू हाइट से ज्यादा है। अच्छा 76 पे रेंज और हाइट क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, और ये जो रीजन है जिसमें आपके साथ एंगल 76 से क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है, तो फिर स्टूडेंट्स आप देखें जो है रेंज क्या हो गया है, रेंज आपके साथ हाइट से कम हो गया है। और स्टूडेंट्स इस पे जो आपके साथ हाईएस्ट रेंज आती है, हाईएस्ट रेंज जो है वो कौन से एंगल पे आती है, वो आपके साथ 45 एंगल पे हाईएस्ट रेंज आती है, और उस वक्त जो रेंज होती है वो 4 टाइम्स हाइट की इक्वल होती है। लेकिन ये जो फार्मूला है रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स हाइट, ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ किस एंगल के लिए एप्लीकेबल है, 45 एंगल के लिए, वरना जनरल फार्मूला कौन सा है, जनरल फार्मूला ये वाला है कि 4h इज इक्वल टू r टेंजेंट थीटा। तो स्टूडेंट्स ये ग्राफ बहुत जरूरी है आपके कंसेप्ट्स को बिल्डअप करने के लिए, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए एक कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिन पे क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके रेशियोज पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो फार्मूलाज जो है वो भी आपके जहन में होने चाहिए। पहला फार्मूला जो है ये काइनेटिक एनर्जी का है, हाफ mvi²। अच्छा टॉप पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mvi² cos स्क्वायर थीटा हो जाएगी। टॉप पे अगर आपसे पोटेंशियल एनर्जी का पूछे तो हाफ mvi² sin स्क्वायर थीटा हो जाएगी। अच्छा अगर टॉप पे आपसे वेलोसिटी का पूछे तो अगर प्रोजेक्टाइल 2D मोशन में है तो टॉप पे वेलोसिटी vi cos थीटा होगी, और अगर प्रोजेक्टाइल 1D मोशन में है तो फिर टॉप पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मतलब टॉप पे वेलोसिटी या तो मिनिमम हो सकती है या 0 हो सकती है। मिनिमम कौन से मोशन में होगी, 2D मोशन में, और 1D मोशन में टॉप पे वेलोसिटी क्या होगी, 1D मोशन में टॉप पे वेलोसिटी 0 होगी। स्टूडेंट्स कभी कभार हम किसी हाइट पे जो है वो खड़े होकर एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन कवर करता है। स्टूडेंट्स ऐसे केस में आप जो है अगर आपसे टाइम का पूछा जाए तो 2h/g का फॉर्मूला यूज किया करें, और अगर आपसे रेंज का पूछा जाए तो इनिशियल वेलोसिटी को उसी टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर लें जो आपने ऑलरेडी फाइंड जो है वो किया हुआ है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स चूंकि आपके साथ जो है y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिसाइड करती है ना कि आपके साथ टाइम कितना गुजरेगा, तो आप जरा मुझे ये बताएं कि इस केस में y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितनी है, तो वो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 है क्योंकि सारी की सारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर हम एक बॉडी को रेस्ट से रिलीज करने वाले होंगे उसका y कंपोनेंट क्या होगा, उसका भी y कंपोनेंट 0 होगा, और स्टूडेंट्स वो कैसे आएगा, वो बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा। तो स्टूडेंट्स आप जरा देखें इन दोनों मोशंस के y कंपोनेंट्स बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये दोनों बिल्कुल सेम ही टाइम में ग्राउंड को टच करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स क्या इन दोनों बॉडीज के x कंपोनेंट सेम है, नहीं, इनके x कंपोनेंट सेम नहीं है। तो जब x कंपोनेंट सेम नहीं है इसका मतलब ये है कि दोनों की रेंज में फर्क होगा, लेकिन दोनों का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो बिल्कुल आपके साथ सेम होगा।
स्टूडेंट्स कुछ और फार्मूलाज हैं बहुत जरूरी। एक फार्मूला है हाफ टाइम और हाइट का, वो आपके साथ है t इज इक्वल टू अंडर द रूट 2h/g। एक फार्मूला है फुल टाइम एंड हाइट का, वो आपके साथ है t इज इक्वल टू अंडर द रूट 8h/g। और एक फार्मूला जो है वो रेंज और टाइम का है, लेकिन वो हाफ टाइम या फुल टाइम का नहीं, एनी टाइम का फार्मूला है, और वो है r टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू हाफ gt²। या अगर आप थीटा में 45 पुट कर दें तो मैक्सिमम रेंज आ जाएगी। मैक्सिमम रेंज आपके साथ फिर किसके इक्वल होगी? हाफ gt² के इक्वल होगी। स्टूडेंट्स ये हमने प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड तमाम बातें डिस्कस कर ली, और यहाँ पे रेस्ट एंड मोशन के हमारे टॉपिक्स जो है वो डिस्कस हो गए हैं। स्टूडेंट्स एमसीक्यू स्टार्ट करने लगे हैं, लेकिन एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले एक लॉजिक अपने जहन में क्लियर कर लें कि इस चैप्टर को जो है अक्सर ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें न्यूटन इक्वेशंस को यूज करना पड़ता है, फार्मूलाज को यूज करना पड़ता है, और ये चैप्टर जो है इनके एमसीक्यूज जो होते हैं वो काफी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो आपने इस चैप्टर में जो है वो फार्मूला की तरफ आपने बाद में सोचना होगा। पहले आपने ये सोचना होगा कि क्या मैं इस क्वेश्चन को लॉजिक के जरिए और क्या मैं इस क्वेश्चन को कंसेप्ट के जरिए डील कर सकता हूं या नहीं कर सकता। जो क्वेश्चंस कंसेप्ट के जरिए डील हो जाते हैं वो हमारा मिनिमम टाइम लेते हैं और वो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अदरवाइज फिर फार्मूलाज के जरिए क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा टाइम उसमें कंज्यूम होगा। तो स्टूडेंट्स जो है यहाँ तक बता दें मुझे, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज फिर हम एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं।